Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद. स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. वाइगॉस्की का जो सिद्धांत है, एक रशियन सिद्धांतकार वाइगॉस्की, 30s में इनकी डेथ हो गई थी, बट बहुत ही एमिनेंट काम ये करके गए. एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है. अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी या आज टीचिंग की भी बात करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम इन सभी सिद्धांतों को लागू करते हैं. इंपॉर्टेंट है 3 से 4 क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन तो लगभग हर एक 2023 के सेट में देखने को मिले हैं हमें. कहीं कहीं पे तो अगर सारा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट वगैरह मिला दें तो 6 क्वेश्चंस तक जा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म में इनका डायरेक्ट रोल है. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं पियाजे और वाइगॉस्की से. पहले जितने आते थे उससे ज्यादा आ रहे हैं. ये सेशन आप शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको ये लगा था कि क्लास कैंसिल हो गई है. एक्चुअली एक इलेक्ट्रिक कट था अचानक से, फिर 15-20 मिनट बाद वापस से जो है इलेक्ट्रिसिटी आ गई. ये बोर्ड नहीं चलता बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बाकी चीज़ें तो चल जाती हैं. तो मैंने सोचा इसको कल लगा दिया था, बट फिर से मैंने सोचा अब जब ठीक है, थोड़ा इतनी जल्दी तो आप लोग नहीं सोए होंगे, सेशन ले लेते हैं. जो टॉपिक हो जाए कंप्लीट वो अच्छा है ना. स्टार्ट करते हैं. आज मैं एकदम समय पे तैयार थी तो कुछ ना कुछ और ही हो जाता है. चलिए शुरुआत करते हैं. शेयर इसको जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक इसका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि मैं डेट चेंज कर दी थी उस चक्कर में. तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कहानी क्या है और पोल में आप लोग जवाब देंगे. वाइगॉस्की ने भी जो थियरी दी है वो सोशियो कल्चरल अप्रोच के नाम से है. प्याजे की थियरी को जीन प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं. ये पीडीएफ सारी आपको एक दो दिन में साथ ही मिल जाएंगी. और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेंगे बिना कहे. खुशी खुशी जो भी बातें होंगी वो कमेंट में बता देंगे. इसके अलावा आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, 30s में ही इनकी डेथ हो गई थी, तो उस चक्कर में आपको प्याजे के सारे बुढ़ापे वाले फोटो देखने को मिलते हैं, और वाइगॉस्की का कभी भी कोई भी फोटो आपको ऐसे यंग एज वाले ही मिलेंगे सारे. चलिए खैर, ये सब बातें करते रहेंगे हम लोग. इसके अलावा अगर आप किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं टीचिंग के, तो आप करियरविल ऐप डाउनलोड करके टीचिंग सेक्शन में जाके देख सकते हैं कौन से अवेलेबल बैचेस हैं. अभी सीटेट 7th फेज बिहार और भी कुछ बैचेस चल रहे हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं, D+B टाइप. अच्छा, कुछ चीजें हैं जो वाइगॉस्की के बारे में थोड़ी 2 मिनट की बात करेंगे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. इतने आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए, ठीक है जी. तो अगर हम बात करते हैं क्या वाइगॉस्की की थियरी का नाम क्या है, वाइगॉस्कीज, क्योंकि इनकी थियरी के नाम पे भी एक क्वेश्चन इस बार पूछा जाने लगा है और इसमें कंफ्यूजन रहती है. थियरी तो हम पढ़ लेते हैं, ये नहीं पता होता नाम क्या है. तो वाइगॉस्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच, मैंने यूट्यूब पे प्रीवियसली कराया हुआ भी है, सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी वाइगॉस्की का सामाजिक सांस्कृतिक उपागम इसको हम कह सकते हैं. ये थियरी किस बारे में है? अगेन, जैसे प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है. कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञान, हमारे दिमाग से संबंधित चीजें जिससे हम नॉलेज क्रिएट कर पाते हैं. थिंकिंग हो गया यानी चिंतन हमारा. रीजनिंग यानी तर्क करना, सारे काम दिमाग से होते हैं. तो थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग, दिमाग से लेते हो ना डिसीजन, निर्णय जो आप बना पाते हैं, ठीक है ना. निर्णय निर्माण की क्षमता कह लीजिए, है ना. मेमोरी, वो भी दिमाग से संबंधित है. स्मृति, परसेप्शन, आपके 5 सेंसेस, आपके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंच रहे हैं, दिमाग से हो रहा है ना. डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, ये सब, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, ये कहाँ से संबंधित हैं? सब के सब किससे संबंधित हैं? दिमाग से संबंधित हैं. तो हमारे संज्ञान की, यानी हमारे कॉग्निशन का डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में है ये. तो डेवलप किस के बारे में है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, संज्ञानात्मक कि ज्ञान को कैसे निर्मित करते हैं उसके बारे में ये थियरी है. प्याजे की थियरी का नाम ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जीन प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत नाम है. इनकी थियरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, सोशियो कल्चरल अप्रोच है, सामाजिक सांस्कृतिक उपागम है, लेकिन थियरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ही है. 3 कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी हैं जो हमें किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए जनरली पढ़नी होती हैं. एक जीन प्याजे हैं, जीन प्याजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वाइगॉस्कीज सोशियो कल्चरल अप्रोच, और थर्ड है जेरोम ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत, जिसपे हमने कल लास्ट क्वेश्चन में बात की थी. एनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक स्टेज और स्पाइरल करिकुलम की जो बात कौन करते हैं? जेरोम ब्रूनर करते हैं. तीनों में एक समानता है, चाहे वो प्याजे हो, चाहे वो वाइगॉस्की हो, चाहे वो, लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई जल्दी नहीं है, अभी शुरू करेंगे, पहले क्वेश्चन पे आएंगे. जीन प्याजे, लेव वाइगॉस्की, लेव साइमन वाइगॉस्की नाम है इनका, है ना. प्याजे स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ये रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब थे. और ब्रूनर की बात आती है, जेरोम ब्रूनर, ये आई बिलीव अमेरिकन है, जेरोम ब्रूनर. तीनों में समानता है कि तीनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी रचनावादी हैं, जिसको एनसीएफ फॉलो करता है, जिसको नई एजुकेशन पॉलिसीज फॉलो करेंगी,
एक थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो पियाजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी ये हार्डकोर बच्चे की एक्टिविटी पे फोकस करते हैं, रचनावादी हैं, लेकिन पूरी तरह से बच्चे की एक्टिविटी ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके लिए। वहीं वाइगॉस्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं या सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी सामाजिक रचनावादी हैं। ये समाज की भूमिका को ज्यादा मानते हैं नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है या नहीं है, होनी तो चाहिए। फिर क्या बात आती है, हमने ब्रूनर की बात कर लेते हैं। तो ब्रूनर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स या थिंकिंग एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक बात हो गई तीनों के ही बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और पोल भी आपके सामने है। लेटेस्ट जो क्वेश्चंस अभी सीटेट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुए हैं वही क्वेश्चंस हम अभी कर रहे हैं। ये 1 फरवरी की शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट, पेपर 1 का क्वेश्चन। 40 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। वाइगॉस्की के क्वेश्चन, पियाजे और ब्रूनर से तो क्वेश्चन कम ही आते हैं, खैर सीटेट में पियाजे और वाइगॉस्की से ही ज्यादा आते हैं। तो बहुत ही इजी है पियाजे के कंपैरिजन में वाइगॉस्की से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि वाइगॉस्की की थियरी में 3 बातें मुख्य रूप से याद रखनी होती हैं, जो मैं आपको बताती भी हूँ। ट्रिक SCL, जैसे BPL होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसी तरह से हमने SCL बनाया हुआ है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। इन 3 चीजों के अराउंड इनकी पूरी थियरी घूमती रहती है और यहीं से आंसर निकल जाएगा आपका। ठीक है जी, तो समझते हैं कहानी क्या है। लेव वाइगॉस्की's थियरी मेनली फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डैश ऑन डैश डेवलपमेंट, यानी लेव वाइगॉस्की का सिद्धांत मुख्यतः है डैश के डैश विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। आप देखिए अपना SCL में से कोई एक फिट हो जाएगा, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज में से। बायोलॉजिकल मैचुरेशन यानी हेरिडिटी, मैचुरेशन किससे संबंधित है, आनुवांशिकता से। हेरिडिटी की बात पियाजे करते हैं, जेनेटिक्स की बात पियाजे करते हैं। वाइगॉस्की जेनेटिक्स की, हेरिडिटी की बात, बायोलॉजिकल मैचुरेशन की बात नहीं करते। ये इनका क्रिटिसिज्म भी है कि इन्होंने एज को महत्व नहीं दिया, यानी हेरिडिटी को उतना महत्व नहीं दिया। इन्होंने समाज में कैसे आप किन लोगों के बीच रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ आप अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं, कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, उन सब पे फोकस है। तो ये तो गलत हो गया, इमोशनल की तो बात ही नहीं बची। एट्रीब्यूशन पैटर्न, मॉरल, इन सब की भी बात नहीं करता इनमें से कोई भी। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात कोई भी कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी नहीं करेगा, ये बिहेवियरिस्ट लोग करते हैं। तो एक ही उत्तर सही है कि वाइगॉस्की की जो थियरी है वो मेनली कल्चरल टूल्स, यानी कल्चरल टूल्स क्या है हमारे लिए, रामायण, महाभारत, ये सब क्या हो सकते हैं, कल्चरल टूल्स हो सकते हैं, यानी हमारी संस्कृति में चल रही चीजें हैं जिससे हमारी समझ का विकास होगा। कल्चरल टूल्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हमारे संज्ञान का विकास होता है संस्कृति में चल रही चीजों से। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 90% लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि लेव वाइगॉस्की का सिद्धांत मुख्यतः सांस्कृतिक उपकरणों व संज्ञानात्मक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत मुझे कंपैरेटिवली इजी लगे कि आपने अगर एक बार यूट्यूब पे भी वाइगॉस्की की थियरी मैंने डिस्कस की हुई है, मैराथन वगैरह में भी देख ली है, तो इससे ऐसा नहीं है वाइगॉस्की से मुश्किल क्वेश्चन नहीं बन सकते। प्रीवियसली मुश्किल क्वेश्चंस आए हैं ऑफलाइन पेपर में, ऑनलाइन पेपर में उतना मुश्किल क्वेश्चन आज तक मुझे देखने को मिला नहीं है, जब से 2 बार ऑनलाइन पेपर हुआ है। कुछ लगभग 50-60 शिफ्ट रही होंगी दोनों साल का मिला करके, उनमें मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वो मुश्किल क्वेश्चंस भी हम आगे चल करके करेंगे, किस तरह के मुश्किल क्वेश्चन बन सकते हैं। बट क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले हम क्यों पंगे लें, पहले जो जरूरी है उसको कर लें। ठीक है ना, 82% लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं। फॉलोइंग लेव वाइगॉस्की's थियरी अ टीचर शुड, टीचर को किस चीज पे फोकस करना चाहिए। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट स्कैफोल्डिंग टू स्टूडेंट्स बाय गिविंग हिंट्स एंड क्यूज, ये बात भी हमें दिमाग में बिठा लेनी है कि वाइगॉस्की कहते हैं टेम्परेरी हेल्प दीजिए, स्कैफोल्डिंग दीजिए। कौन देगा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, वो व्यक्ति जो आपसे ज्यादा जानता है। एज कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो आपको हिंट देनी है, जहां बच्चा अटकता है उसको क्यूज देने हैं, पूरा सॉल्यूशन नहीं दे देना, टेम्परेरी हेल्प देनी है जिस स्टेप पे बच्चा अटकता है। बात तो सही लग रही है। फिर भी देखते हैं बी ऑप्शन, रेस्ट्रिक्ट कोलैबोरेशन एंड डिस्कशन, जबकि जो व्यक्ति समाज से सीखने की बात करेगा, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो कोलैबोरेशन की, ग्रुप में सीखने की, सहयोग की बात ज्यादा करेगा। ये कह रहे हैं सहयोग की बात मत करो, सहभागिता की चर्चाओं पे प्रतिबंध लगा देंगे वाइगॉस्की, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस टोटल नॉन इंटरफेरेंस ऑफ अडल्ट्स, अडल्ट्स को बिल्कुल लाइफ से हटा दो, कोई दादी नानी की कहानियां मत सुनो, कोई इंटरेक्शन मत करो, कुछ सीखो मत, कहीं जाओ मत, ऐसा भी नहीं कहते वाइगॉस्की। फ्रीक्वेंटली यूज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, ये रचनावादियों की डिक्शनरी में ही नहीं है, ये व्यवहारवादी स्किनर, पैवलव ये सब बात करते हैं। तो संकेत और इशारे देकर विद्यार्थी को उपयुक्त पाड़ प्रदान करना, यानी टेम्परेरी हेल्प देना, जहां वो अटक रहे हैं वो वाइगॉस्की मानेंगे। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू contemporary theories what kind of classroom environment facilitates cognition? cognition मतलब संज्ञान, ज्ञान को बनाने की जो प्रक्रिया है कि हम ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं उसको संज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो संज्ञान को सुसाधित करने में समकालीन सिद्धांतकार, देखिए समकालीन कॉन्टेम्परेरी लिखा है मतलब आज के समय की बात हो रही है, आज के समय में क्या कैसे देखते हैं हम कॉग्निशन को बिल्ड करने की बात जब करते हैं तो हमें पता है कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, लेटेस्ट अप्रोच है, तभी तो हम आज की थियोरीज में, आज की पॉलिसीज में यूज कर रहे हैं प्याजे और वाइगोस्की को इतना कि हम चाह रहे हैं कि बच्चा एक्टिव होकर के सीखे। बात सही है या गलत है बताओ फटाफट से। बिल्कुल सही है, लाइक शेयर भी कर दो फिर इसी बात पे। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्टेम्परेरी थियरिस्ट यानी आज के समय के थियरिस्ट, तो फियरफुल बनाएंगे सीखने की प्रोसेस को, थ्रेटनिंग बनाएंगे दिमाग के डेवलपमेंट को, इनएक्सेसिबल यानी जहां तक आप पहुंच ही ना पाओ, एक्सक्लूसिव कुछ ही लोगों के लिए, डिडैक्टिक होता है कि रटवा दिया, पहले डेफिनेशन दी और फिर रट्टे लगवाए, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं, लर्नर सेंट्रिक यानी बच्चे को एक्टिव रखना है। तो एक ही पॉजिटिव उत्तर है बच्चों बच्चे के पक्ष में है, वो है प्रिंट रिच एंड रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट। प्रिंट रिच क्या है, हम एक बात करते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बाला कहते हैं इसको, शैतान का साला नहीं है, दिस इज बाला बोले तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड यानी बिल्डिंग को ही एक लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं। ये क्या है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट का उदाहरण हो गया कि बच्चा एक्टिव है और सीख रहा है। इस दीवार पे कोई चार्ट बना हुआ है, उस दीवार पे ग्रहों की पिक्चर बनी हुई है ना। हम अगर बात कर रहे हैं गेट खोल रहे हैं तो नीचे एंगल का कुछ सिखाने के लिए बना हुआ है। तो पूरी जो बिल्डिंग है वो ही अपने आप में लर्निंग एड का काम कर रही है। अगर आप सीढ़ियों से जा रहे हैं तो सीढ़ियों पे लिखा हुआ है 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो एनवायरनमेंट जो है वो प्रिंट रिच है, बच्चा एनवायरनमेंट से ही बहुत सारी चीजें सीख जाता है। तो यही बात कौन करेंगे, प्याजे भी करेंगे, वाइगोस्की भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं कहानी क्या है। अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग, देखिए सोशल कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग, अगर कॉग्निटिव व्यूज की बात कर रहा है, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट यानी सोशल कॉग्निटिव या सोशल जहां भी आ गया मतलब समाज के साथ अंतःक्रिया सीखने की बात हो रही होगी, यानी समाज में, समाज मतलब ग्रुप में लोगों के साथ एक्टिविटी करके सीखने की बात हो रही होगी। बात सही है या नहीं है। नारियल पानी बिल्कुल नहीं पियोगे आप, मुझे पता है इसलिए मैंने पूछा नहीं आपसे रात के समय में। देखिए अकॉर्डिंग टू सोशल कॉग्निटिव व्यूज ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट बाय, बच्चा पैसिव नहीं हो सकता, बच्चे को एक्टिव रखना है हमें, ठीक है ना। पैसिवली इमिटेट अडल्ट्स बिल्कुल भी नहीं। बेंड्यूरा भी सोशल लर्निंग की बात करते हैं बट उनका क्वेश्चन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की फॉर्म में आएगा, ऐसे नहीं, और वो पैसिव रखने की बात नहीं करते। जो समाज में एक्टिविटी की बात कर रहा है वो बच्चे को निष्क्रिय थोड़ी करेगा कि उसको बिठा दो और रट्टे लगवाओ। बच्चा निष्क्रिय नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा नेगेटिव वर्ड है। बच्चा एक्टिव होता है, पैसिव नहीं रखना बच्चे को। एक्टिवली एंगेजिंग विद देयर एनवायरनमेंट, ये पॉजिटिव लग रहा है हमें कि बच्चा एक्टिवली एंगेज करेगा। ओवर्ट कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, नो कंडीशनिंग क्योंकि ये व्यवहारवादी थॉट है। रट्टा नहीं लगवाना, मेमोराइजेशन ऑफ डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड यानी संदर्भ में होनी चाहिए, उसके रियल लाइफ से जुड़ी हुई होनी चाहिए। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड का मतलब है उसके जीवन से उस इंफॉर्मेशन का कोई संबंध नहीं है, बस मेमोराइज करा रहे हैं, रट्टे लगवा रहे हैं। तो आंसर क्या सही होगा, एक्टिवली एंगेजिंग विद देयर एनवायरनमेंट, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा बच्चा सामाजिक संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखता है, अपने एनवायरनमेंट में अन्योन्य क्रिया करके, अंतः क्रिया करके, ठीक है बात। अभी देख रहे हैं आप 4 क्वेश्चन एक ही शिफ्ट के हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़िए और जवाब दीजिए। Who among the following also known as social constructivist theorist, यानी निम्न में से किसे सामाजिक रचनावादी सैद्धांतिक या सिद्धांतकार के रूप में भी जाना जाता है। अभी शुरुआत में ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट एक ही व्यक्ति हैं, कौन है बताओ, बीएफ स्किनर है। ये तो व्यवहारवादी हैं, बिहेवियरिस्ट हैं, वो भी रेडिकल बिहेवियरिज्म की बात करेंगे, बिल्कुल हार्डकोर बिहेवियरिस्ट, ठीक है ना। जैसे प्याजे हार्डकोर, रेडिकल क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, इनका यहाँ पे कोई योगदान नहीं है, ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट से प्याजे से इंस्पायर्ड है, मॉरल लर्निंग की थियरी है, ना कि इनका इस बात से कोई संबंध है। जेपी गिलफर्ड इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ठीक है ना, जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करने वाले जॉय पॉल गिलफर्ड ही हैं। आंसर सिर्फ एक ही है जो कि आप दे पा रहे हैं सही, कितने 88% लोग। लेव वाइगोस्की सामाजिक रचनावादी के समाज में बच्चा ज्ञान का सृजन करेगा एक्टिविटी करके, ये कहते हैं लेव वाइगोस्की। सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज के थ्रू, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। SCL, धन्यवाद रजनी शर्मा आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए शर्ट पे, ठीक है, आपको गिफ्ट कर देंगे। और बताइए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फटाफट से समझिए क्या है कहानी, पढ़िए, लेंथी क्वेश्चन है, देख रहे हो। अब यही अंतर है, क्वेश्चंस इजी हैं बट जो क्वेश्चन पहले 1 लाइन 2 लाइन में पूछ लिया जाता था, अब वो क्वेश्चन 2 4 6 8 9 लाइन में पूछा है।
अब बताओ इंसान को चक्कर आएंगे कि नहीं आएंगे, जिसने प्रैक्टिस नहीं की, जिसने आपकी तरह लाइव में क्वेश्चंस को पोल में जवाब नहीं दिया जल्दी से पढ़ के, जिस पे प्रेशर नहीं आया कभी भी, जिसने बस चीजें एक एक बार पढ़ी और पेपर देने चला गया, इनफ प्रैक्टिस की ही नहीं ऑनलाइन, उसका क्या होगा? क्योंकि 9 लाइन का क्वेश्चन तो सर में दर्द कर देगा, जबकि है इजी ये क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर वर्किंग इन ग्रुप्स, यानी एक क्लास के अंदर बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स, वो ग्रुप्स में यानी समूहों में काम कर रहे हैं, 2-2 4-4 के ग्रुप बने हुए हैं। टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। When teacher observes that all members of a group are not able to move further in their understanding, यानी जब टीचर ने ये नोटिस किया कि ग्रुप में 5 बच्चे हैं तो उनमें से 3 बच्चों को कोई चीज समझ नहीं आ रही, या 2 बच्चों को साथ साथ समझ में नहीं आ रही, बाकी के 3 बच्चे आगे निकल जा रहे हैं। अब क्या करे टीचर? टीचर हेल्प्स देम बाय गिविंग प्रॉम्प्ट्स, तो टीचर ने प्रॉम्प्ट देना शुरू किया, क्यूज देना शुरू किया, हिंट देना शुरू किया, जहां पे अटक रहे हैं वहां पे थोड़ा सा बताया। देन लीव्स देम अगेन ऑन देयर ओन, थोड़ा सा हिंट दिया कि बेटा इसको ना ऐसे कर लो, तो बच्चों को समझ आ गया, हाँ 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 अब समझ आ गया मैम। फिर वो अपने साथी से बात करेगा, अपने दोस्त से बात करेगा, ग्रुप में खुद से एक्टिविटी करेगा, तो टेम्परेरी हेल्प दे दी बच्चे को, ठीक है ना। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये जो टेम्परेरी हेल्प देने का है? टीचर ने खुद से नहीं सॉल्व कर दी सारी प्रॉब्लम, सॉल्व करने में मदद दी है। तो मदद दी है का मतलब कंडीशनिंग होती है? नहीं। पैसिव इमिटेशन होता है? बच्चा तो पैसिव है ही नहीं, यहाँ बच्चा एक्टिव है। रटना होता है? बिल्कुल भी नहीं। स्कैफोल्डिंग होता है टेम्परेरी मदद का मतलब, पार्ड या टेम्परेरी हेल्प कहते हैं स्कैफोल्डिंग को। जैसे स्कैफोल्डिंग मान लो सीढ़ी की तरह है कि आपकी हाइट है 6 फीट, आपको 9 फीट की ऊंचाई पे जाना है, अपनी टंकी साफ करनी है घर की, तो आपको एक सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस 3 फीट की दूरी को कवर करने के लिए। तो ये क्या हो गया बेसिकली, वो है स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प। सीढ़ी लगाए नहीं घूमते रहते हैं आप, जैसे ही चढ़ जाते हैं सीढ़ी का काम खत्म हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को? क्लियर है? और सीढ़ी पे चढ़ना भी खुद ही पड़ेगा, सीढ़ी आपको उठा के नहीं ले जाएगी छत पे, तो मतलब टेम्परेरी हेल्प है। क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। कोई कह रहा है आपने क्लास के शुरू में हिंट दे दिया था इसलिए सही हो रहे हैं, बस यही है कि समझ में आ गया इसका मतलब। वो हिंट देने का मतलब यही है कि समझ में आ जाए, थोड़ा आइडिया हो आपको। अब एक और क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, यानी भाषा और विचार के विषय में क्या विचार है वाइगॉस्की का? भाषा एवं विचार के विषय में क्या विचार है वाइगॉस्की का, ये पूछा है। जेडपीटी बताएंगे, टेंशन ना लो, वाइगॉस्की से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आपके इस क्लास के अंत तक सही से समझ में आपको आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन है, चीजें निकल के आएंगी। मैं एक साथ आपको बहुत ज्यादा नहीं बताना चाह रही, नहीं तो समझ नहीं आएगा कहां पे किस चीज को जोड़ना है, ठीक है ना। बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, बताइए एक बार। बी ऑप्शन कितने लोग कह रहे हैं? 40। सी ऑप्शन कह रहे हैं 47% लोग। देखिए, भाषा एवं विचार या भाषा एवं चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं, लैंग्वेज एंड थॉट की जब हम बात कर रहे हैं, तो कैसे अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी भाषा अलग चलती है, विचार अलग चलता है, दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होते हैं। मतलब भाषा और विचार कुछ और ही होगी। अगर मैं भारत में रह रही हूं तो मेरी भाषा हिंदी होगी ही नहीं, मुझे तो हिंदी के बारे में पता ही नहीं है कुछ कैसे बोलते हैं। ये इसका मतलब यही है जो ये लिखा हुआ है कि अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र का मतलब जिस संस्कृति में आप रह रहे हैं, जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज से आपकी भाषा का और आपके विचारों का कोई ताल्लुक नहीं है। भैया हमारे तो एग्जाम्पल्स भी, हमारी भाषा भी, हमारे विचार भी, सब कुछ प्रभावित होता है जिस संस्कृति में हम रहते हैं। कैसे लॉकडाउन में रामायण चल रही थी तो आप उस तरह से सोच रहे थे, हमने क्या देखा है बड़े होते हुए हमारे टीवी में, हमारे न्यूज पे, वो भी हमारी संस्कृति, हमारी भाषा से प्रभावित है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाषा का और संस्कृति का कोई रोल नहीं है हमारी लैंग्वेज और थॉट पे, ये तो एकदम खराब बात हो जाएगी। इज इंटररिलेटेड सिंस दे इंटरेक्ट इन myriad ways to influence each other, यानी एंडलेस वेज में वो क्या है, इंटरेक्ट करते हैं। आप जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं सोचने में और जिस कल्चर से इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, वो दोनों मिलकर के एक समझ बना रहे हैं आपकी। बात तो सही लग रही है। इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी ओनली नॉट एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसा कैसे हो सकता है कि लैंग्वेज, अगर आप बच्चे को बचपन से एक वैक्यूम में, एक बंद जगह में रख दीजिए जहां उससे कोई बात नहीं करता, क्या वो हेरिडिटी की वजह से लैंग्वेज सीख जाएगा? नहीं सीख पाएगा। वो बन जाएगा, मोगली मूवी देखिए ना, तो वो फिर जंगल की ही भाषा में बात करेगा। अगर उससे कोई बात ही नहीं करता कभी, तो वो कहां से भाषा सीख जाएगा? तो सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है, सिर्फ हेरिडिटी का नहीं है लैंग्वेज में, कि एनवायरमेंट का कोई रोल ही नहीं है ना। तो ये दोनों तो हट गए। अब अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, देखिए वाइगॉस्की ये कहते हैं, कई लोगों को ये गलतफहमी है कि लैंग्वेज एंड थॉट का कोई आपस में रिश्ता नहीं है। लैंग्वेज एंड थॉट क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिस भाषा को आप जानते हैं उस भाषा में आपके विचार आते हैं, और जो आपके विचार आते हैं वो भाषा को प्रभावित करते हैं। तो लैंग्वेज एंड थॉट जो है ये इंटर रिलेटेड है। बस वाइगॉस्की क्या कहते हैं, शुरुआत के जीवन में कुछ साल तक ये
पैरेलल चलते हैं, पैरेलल मतलब समानांतर चलते हैं, इंडिपेंडेंट चलते हैं, बाद में जाकर के मर्ज हो जाते हैं, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि वाइगॉस्की ने ये कह दिया कि लैंग्वेज और थॉट का कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज एंड थॉट बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि इज इंटररिलेटेड सिंस दे इंटरेक्ट इन myriad ways to influence each other। myriad ways का मतलब क्या है, असंख्य, एंडलेस वेज में ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो भी आप भाषा जानते हैं, जिस भी कल्चर में आप रहते हैं, जो विचार आपके दिमाग में आएंगे उस भाषा से संबंधित आएंगे। इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति एक तरह से सोचेगा, हिंदी बोलने वाला व्यक्ति एक तरह से सोचेगा, यानी लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस आर थॉट्स। ये ली वोर्फ का भी कॉन्सेप्ट है, एक व्यक्ति है ली वोर्फ। तो लैंग्वेज का इंपैक्ट होता है हमारी थॉट पे, वो भी यही बात कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन वो भी पूछा जा चुका है। हालांकि लैंग्वेज वाले चैप्टर में हम इसको और अच्छे से कर लेंगे। एक दूसरे से परस्पर जुड़ा हुआ है, विचार और भाषा दोनों एक दूसरे को असंख्य रूप में प्रभावित करते हैं, जो हमें पता भी नहीं है कि किस किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 जनवरी पेपर 2, लेव वाइगॉस्की सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज का गुणनफल है संज्ञानात्मक विकास एज पर वाइगॉस्की, बताइएगा फटाफट से और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, सही दिया था जवाब, बहुत बढ़िया। इंटेलिजेंस थियरीज किसने दी हैं? बहुत सारे लोग हैं सोनल, बहुत सारे लोग हैं। स्पीयरमैन से लेके, बिने से लेके, आपके जेपी गिलफर्ड से लेके, थॉर्नडाइक से लेकर के, हार्वर्ड गार्डनर से लेकर के, स्टर्नबर्ग से लेकर के, और सैकड़ों लोग हैं जो बात करते हैं इंटेलिजेंस थियरीज की। आपके लिए 2 ही थियरीज महत्वपूर्ण है, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, दूसरा हार्वर्ड गार्डनर की थियरी। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो हम इंटेलिजेंस के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेव वाइगॉस्की सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डैश, यानी वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसका प्रोडक्ट है? 94% लोग सी उत्तर दे रहे हैं। जेनेटिक, देखो जेनेटिक्स को तो इन्होंने इग्नोर ही कर दिया वाइगॉस्की ने। इस बात पे तो इनकी आलोचना होती है कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखते, इनके लिए जेनेटिक्स मैटर नहीं करते, इनके लिए एज मैटर नहीं करती, इनके लिए आप क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी और कल्चर में, उससे आपकी समझ बनेगी। मियर ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, ये नकल की बात नहीं करते, नकल की बात बेंड्यूरा करते हैं, है ना। थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन नहीं, ये प्रॉपर इंटरेक्शन की बात करेंगे। सोशल इंटरेक्शंस, बिल्कुल सही बात है। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों में से 90% चांस होते हैं कि आप वाइगॉस्की का उत्तर ढूंढ लेंगे जब भी फंसेंगे। सामाजिक संपर्कता या अंतःक्रिया या अन्योन्य क्रिया का प्रोडक्ट है आपका दिमाग का विकास, समाज में इंटरेक्शन से होता है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन की यहां कोई बात इन्होंने की नहीं है, उसकी बात कौन करेगा? एरिक एरिक्सन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट से, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? आप पोल में भी जवाब देंगे। Who among the following believed that human activities take place in cultural settings and they cannot be understood apart from those settings? यानी निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? यानी जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो उस हमारी संस्कृति से बहुत हद तक क्या है, इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्रभावित हैं। और हम अगर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, किस समाज में, किस कल्चर में क्या सही और क्या गलत है, अगर इस बात को हम हटा देंगे कि आप किस संस्कृति से आ रहे हैं, तो सही और गलत बदल जाएगा। तो हम सही और गलत को, या जो भी हमारी एक्टिविटीज हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको यदि अपने कल्चर से बिल्कुल अलग ही कर दें तो समझना मुश्किल हो जाएगा। यानी हम अपने संज्ञान को, अपनी समझ को कल्चर से अलग नहीं कर सकते। कौन ये बात कहेगा? आपको पता है एक ही व्यक्ति है जो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को लेके क्या है, एकदम प्रेम में है ना। कौन है वो व्यक्ति? लेव वाइगॉस्की। ठीक, क्या है? लेव वाइगॉस्की। ना तो ब्रूनर और जुबेल ने मीनिंगफुल लर्निंग दी है, कोई भी, ना पियाजे सोसाइटी को उतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन वाइगॉस्की बहुत ज्यादा मान रहे हैं। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई? एज पर लेव वाइगॉस्की डैश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी वाइगॉस्की के अनुसार डैश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। कौन है वो डैश? अब आप खुद से निकालिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिएगा। तो अनुबंधन है यानी कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग की बात व्यवहारवादी करते हैं, ये है कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी रचनावादी, ये बात नहीं करेंगे कंडीशनिंग की, चाहे पियाजे हो, वाइगॉस्की हो। और इवन आपके पूरे पेपर में कंडीशनिंग की बात ऐसा सच होती नहीं है, क्योंकि व्यवहारवादी सीटेट में पूछे ही नहीं जाते, ठीक है ना। रीइंफोर्समेंट, अगेन ये भी व्यवहारवादी कॉन्सेप्ट है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हाँ, सुंदर लग रही बात हमें। ऊपर से वाइगॉस्की, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों में से कुछ फंस जाएगा। स्कीमा की बात तो पियाजे कर रहे हैं, वाइगॉस्की तो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट जो है, यानी सामाजिक, जो सांस्कृतिक परिवेश है, वो हमारे संज्ञानात्मक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करता है। जिस संस्कृति में हम रहते हैं, जिन लोगों में हम रहते हैं, जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, जिस धर्म से हम हैं, बेसिकली ये सब चीजें प्रभावित कर रही हैं।
तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये है थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन। क्या पूछता है? अ क्लासरूम बिल्ट ऑन वाइगॉस्कियन प्रिंसिपल्स, यानी वाइगॉस्की के सिद्धांतों पर बना कक्षा कक्ष कैसा होगा, या जिस क्लास में वाइगॉस्की के सिद्धांतों को महत्व दिया जाएगा उस क्लास में क्या जरूरी बन जाएगा। रेसिटेशन एंड रिकॉल। देखिए, रेसिटेशन और रिकॉल अच्छा नहीं माना जाता। रेसिटेशन एक बार को चलो कविता का आप वाचन कर रहे हो समझ में आता है, बट रटना हो गया। रिकॉल मतलब आपने कोई नंबर याद किया था, आप उसको डेफिनेशन याद की थी, उसको बता रहे हैं। तो इसमें तो बच्चा एक्टिव नहीं है। जहां प्याजे वाइगॉस्की आते हैं वहां बच्चे को एक्टिव रहना जरूरी है, और रटने में बच्चे को एक्टिव हम नहीं मानते। कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कोलैबोरेटिव मतलब सहयोगात्मक अधिगम। सहयोग के लिए क्या होगा? 2 या 2 से अधिक लोग लगेंगे तभी तो सहयोग हो पाएगा, यानी ग्रुप में सीखने की बात हो रही है। और ग्रुप किसका पार्ट होता है? सोसाइटी का। तो सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। ठीक। यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, अगेन आपको याद रखना है ये भी बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, अगेन आपको ध्यान रखना है कंडीशनिंग की बात ना प्याजे करेंगे ना वाइगॉस्की करेंगे। इवन आपके पेपर में कंडीशनिंग का कोई पॉजिटिव ताल्लुक है ही नहीं। ठीक। तो सहयोगात्मक सीखने मतलब वो क्लास जिसमें टीचर या जो सिद्धांत है वो वाइगॉस्की का फॉलो किया जाएगा, वहां ग्रुप में सीख रहे होंगे लोग, एक दूसरे की सहायता करके, कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके असिस्टिव लर्निंग हो रही होगी, एक दूसरे को असिस्ट कर रहे होंगे। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थियरी, यानी संरचनावाद या रचनावाद एक थियरी के रूप में जब हम देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सारी पॉलिसीज, एनसीएस, सभी आज के समय में हम सबसे ज्यादा इसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि बच्चा कंस्ट्रक्शन करता है इस स्कूल ऑफ थॉट में, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में क्या करता है? ज्ञान का सृजन करेगा, तभी कंस्ट्रक्टिविज्म नाम है। कंस्ट्रक्ट करने वाला, रचनात्मकतावाद, जहां रचना करेगा बच्चा ज्ञान की, तो बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है, तभी तो कंस्ट्रक्शन करेगा। emphasizes the role of the learner in constructing his own view of the world, यानी सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद समझ बनाता है। यानी बच्चा एक्टिव है, बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करेगा, दुनिया में रह करके अपनी समझ को विकसित खुद करेगा। बात तो सही है, पॉजिटिव बात है, बच्चा एक्टिव है, और ज्यादातर क्वेश्चन हमें पता है जहां बच्चा एक्टिव होता है वो सही होता है। एम्फेसाइजेस ऑन मेमोराइजिंग, ये मेमोराइजिंग शब्द, रिकॉल शब्द, ये सब रटंत विद्या की तरफ लेके जाते हैं, है ना, कि जानकारी के स्मरण व उसके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है, कि रट्टे लगाओ और उसको उड़ेल दो, उल्टियां कर दो उसकी, कहां? पेपर पे। लिटरली नहीं, मेटाफोरिकली, कि आप जो भी रट्टे लगाए उसको पेपर पे लिख करके आ गए। यही हमारा सिस्टम चला आ रहा था, जिसको बदलने की कोशिश अब हो रही है। फिर आते हैं सी ऑप्शन पे। एम्फेसाइजेस ऑन द डोमिनेंट रोल ऑफ द टीचर, यानी शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है। यानी टीचर डोमिनेंट है भैया, डोमिनेंट यहां किसी को नहीं होना, यहां बच्चे को सेंटर में रखना है। टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव रहेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बोथ आर एक्टिव इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। फोकसेस ऑन द रोल ऑफ पैसिव इमिटेशन, बच्चा निष्क्रिय नहीं हो सकता, बच्चे का एक्टिव होना जरूरी है, अदरवाइज गलत जा रहे हैं फिर हम। तो सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है संरचनावाद। संरचना का मतलब ये रचना करेगा बच्चा स्वयं से एक्टिव हो करके। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की तरफ लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? लेव वाइगॉस्की सजेस्टेड दैट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास इज डैश बाय इंटरेक्शंस विद पीपल हु आर मोर कैपेबल, यानी लेव वाइगॉस्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता पर अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अगर मैं अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ रहती हूं तो मेरा संज्ञान बेहतर होगा या नहीं होगा? भाई कहा जाता है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विद और यू लिव अराउंड, मतलब आप क्या हैं? औसत हैं उन 5 लोगों का जो सबसे क्लोज आपके रहते हैं, है ना। तो वो कैसे हैं भाई? अगर आप अपने से मूर्ख लोगों के साथ रहेंगे तो आप उस तरफ जाएंगे, और अगर आप अपने से समझदार लोगों की तरफ साथ रहते हैं तो वो आपको उस तरफ लेकर के जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेव वाइगॉस्की सजेस्ट करते हैं कि चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चे का जो संज्ञान है, इज डैश बाय इंटरेक्शंस विद पीपल हु आर मोर कैपेबल, कैसा होता है? उन लोगों के साथ अंतःक्रिया करने पे जो उनसे ज्यादा योग्य हैं, यानी वो व्यक्ति जो मुझसे ज्यादा जानता है उससे मुझे फायदा होगा, नुकसान होगा? नॉट इंपैक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिवली इंपैक्ट होगा, फैसिलिटेटेड या फिर डिक्रीज्ड। तो वाइगॉस्की तो भाई कहेंगे कि फैसिलिटेट होगा अगर बच्चा सुसाधित होगा, संज्ञान जो है वो बेहतर होगा यदि अपने से ज्यादा कैपेबल लोगों के साथ आप हैं, या बच्चा इंटरैक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है। इनको मोर नॉलेजेबल अदर भी कह सकते हैं, यानी ज्यादा जानने वाले अन्य। भाई मेरा एक दोस्त जिसको मैथ्स अच्छे से आता है और मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है, तो वो मुझसे मैथ्स सीख पाएगा, मैं उससे इंग्लिश सीख पाऊंगी। ये क्या हुआ? ये हुआ फैसिलिटेशन, सुविधा होगी, सुसाधित होगा ज्ञान कैपेबल लोगों के साथ रहने से। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही वाइगॉस्की कह रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की लर्निंग, यानी वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है, बताइएगा। पहला ऑप्शन है इज अ मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर। मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर या रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये सब व्यवहारवादी परिभाषाएं हैं। बी ऑप्शन है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, यानी सीखने को सामाजिक परिवेश से अलग होकर नहीं देखा जा सकता, यानी जिस समाज, जिन लोगों में आप रह रहे हैं, जिस संस्कृति में आप हैं, अधिगम भी उससे प्रभावित 100% होगा, ऐसा वाइगोस्की मानते हैं। वी कैन नॉट सेपरेट लर्निंग फ्रॉम इट्स सोशल कॉन्टेक्स्ट, ऐसा वाइगोस्की कहेंगे। बात तो सही है। सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कंडीशनिंग, ये वाले पॉइंट्स तो हटा ही दीजिएगा जब भी आप पियाजे वाइगोस्की सॉल्व कर रहे हो। फिर आता है डी ऑप्शन, इंक्लूड्स अटेंशनल प्रोसेसेस एंड स्टोर्स ऑफ मेमोरी, यानी मेमोरी में भर लो अटेंशन दे करके, इसको रटना कहते हैं। ठीक है ना। तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है? यहां के जो आपकी लर्निंग है उसको कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट सोशल कॉन्टेक्स्ट, आप सामाजिक संदर्भ से नहीं हटा सकते। समाज में अन्योन्य क्रिया करने से ही लर्निंग होती है, इसको अलग नहीं किया जा सकता लर्निंग और इसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को। क्या समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए, बी ऑप्शन। चलिएगा, अगर हम बात करते हैं, इसको पढ़ना था ध्यान से कि कैन नॉट बी सेपरेटेड मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अलग नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह रहे हम कि सोसाइटी से सीखा नहीं जा सकता, पढ़ के गलत नहीं समझना है। क्वेश्चन नंबर 15 है हु प्रपोज्ड दैट लर्निंग अकर्स व्हेन चाइल्ड एंगेज्ड इन अ शेयर्ड एक्टिविटी विद अ मोर नॉलेजेबल पीयर और एन अडल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? मोर कैपेबल व्यक्ति के साथ एंगेज होकर के, अन्योन्य क्रिया करके, अंतः क्रिया करके, गतिविधियां करके। किसने प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे अपने से ज्यादा ज्ञान वाले समकक्षी, यानी उसकी एज के लोग भी हो सकते हैं वो, या अडल्ट हो सकते हैं जिनके साथ वो रहता है, साझी गतिविधियां करते हैं, तो वो सीखते हैं। कौन कह रहा है? मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैप फोल्डिंग, कौन कर रहा है इसकी बात? वाइगोस्की ही कर रहे हैं ना। स्किनर को पढ़ी नहीं है, पियाजे अपनी एक्टिविटी पे ज्यादा जोर देते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट सिखा दें, बहुत है, लेकिन ये बात वाइगोस्की कहते हैं। तभी इनकी थ्योरी का नाम सोशियो कल्चरल अप्रोच है, यानी सामाजिक सांस्कृतिक उपागम है कि आप समाज और संस्कृति में अपने से बेहतर लोगों के साथ मिलकर के बेहतर सीखते हैं। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा फटाफट से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? ये कहता है व्हेन अ टीचर लीड्स द चाइल्ड टू द करेक्ट आंसर, यानी एक टीचर जब सही उत्तर तक लेकर के जाता है बच्चे को थ्रू वेरियस प्रॉम्प्ट्स, यानी जहां जहां पे जरूरत है वहां थोड़ा हिंट दे करके, कोई एक स्टेप सॉल्व करके, रेदर देन मियर एक्सप्लेनेशन, यानी वो पूरा उत्तर नहीं बता देता है, वो हिंट्स देता है ना, वो हेल्प करता है बच्चे को उत्तर तक पहुंचने में। द हेल्प प्रोवाइडेड इज रेफर्ड टू एज, यानी ये जो हेल्प, ये जो मदद मिली है, इसको, ये मदद क्या कहलाती है? जो टेम्परेरी हेल्प मिली है उत्तर तक पहुंचने में, उत्तर नहीं दिया टीचर ने, हेल्प की है उत्तर तक पहुंचने में, इसको क्या कहेंगे बताइएगा। हाँ देखो, कोई कह रहा है, रजत कह रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम हो रहा है इससे क्रिएटिव बच्चा कैसे निकल के आएगा? डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए मैम। रजत, जब बड़ी जनसंख्या पे या बड़ा सैंपल पे हमको कम बायसनेस के साथ लोग चाहिए होते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बायसनेस की बहुत ही कम संभावना है और ज्यादा पॉपुलेशन को आप एक साथ बिठा सकते हो। फिर उसके लिए इंटरव्यू में आप देख सकते हो, क्रिएटिविटी ही चेक करनी है तो देखिएगा। स्कैप फोल्डिंग कहलाएगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है, बस दिमाग में भर दिया आपने, फिर तो एक्सप्लेनेशन ही कर देते ना टीचर, हिंट की क्या जरूरत थी? कंडीशनिंग, भैया कंडीशनिंग नहीं है ये, रीइंफोर्समेंट की बात वाइगोस्की करेंगे ही नहीं, ना कंडीशनिंग की। तो ये क्या है? स्कैप फोल्डिंग है, पाड़ है, टेम्परेरी हेल्प है। क्या है? टेम्परेरी हेल्प है। इतनी बात क्लियर है हमें? कोई दिक्कत इस बात को समझने में बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? फटाफट से बताएंगे। क्लास तो कैंसिल हो गई थी, हमने तो फोन रख दिया था, दीक्षा शर्मा कह रही हैं। आई अंडरस्टैंड दीक्षा, इस चक्कर में बहुत सारे लोगों को आज पता ही नहीं लग पाया है, बट मैंने सोचा कि जिनको लगेगा एटलीस्ट वो बाकी कल देख लेंगे। जो इलेक्ट्रिक कट था, वो लाइट हमारे घर में आ गई, इलेक्ट्रिसिटी जो है वापस आ गई, तो हमने सोचा कि अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा ही लेट हुआ है तो अभी कर सकते हैं, आज का एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे इस बहाने, बाकी लोग कल देख लेंगे। नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम हो जाता है इस चक्कर में फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। इन लेव वाइगोस्कीज थियरी सेल्फ टॉक, यानी खुद से बात करना, सेल्फ टॉक दैट गाइड्स थिंकिंग एंड एक्शन इज रेफर्ड टू डैश एंड शुड बी डैश। तो वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार स्ववाक या निज वाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है, यानी खुद से बात करने से क्या होता है? हमें मिलती है दिशा। दिशा मतलब
कौन सी दिशा कि हमें डायरेक्शन मिलेगी कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जब हम खुद से बातचीत करते हैं किसी प्रॉब्लम में या किसी क्वेश्चन पे फंस रहे हैं तब भी, तो हमें एक दिशा मिलती है। इस खुद से बातचीत करने को निजवाक या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इतनी बात हमें पता है ना। ये वही कौन से वाला टाइम पीरियड है? 2 से 6 वर्ष के बीच में। ठीक। शुड बी व्हाट? एनकरेज करें, डिस्करेज करें? भाई जिस चीज से दिशा मिल रही है उस चीज को बढ़ावा देंगे, डिस्करेज थोड़ी करेंगे। क्या करेंगे? एनकरेज करेंगे, यानी बढ़ावा देंगे। तो प्राइवेट स्पीच कहते हैं इसको, खुद से बात करने को, और ये एनकरेज की जाती है। 2 से 6 वर्ष के बीच में ये चीज होगी। ईगोसेंट्रिक को पॉजिटिव बहुत ज्यादा नहीं माना गया, और ये प्याजे बात करते हैं इसकी, ना कि वाइगॉस्की। डिस्करेज नहीं करेंगे, इसलिए सी ऑप्शन गलत था, फर्स्ट ऑप्शन सही था इसमें। तो क्लियर बात है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये 18 जनवरी पेपर 2 में पूछा गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट से आप पोल में जवाब देंगे। इन आ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब ही है सामाजिक रचनावादी, का मतलब ही है वाइगॉस्की की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वाइगॉस्की की बात हो रही है। बहुत बढ़िया आनंदिता, बढ़िया मेहनत कीजिए, जो सेशंस चल रहे हैं उनको अटेंड कीजिए, पेपर नहीं रुकेगा, ठीक है ना। इन आ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम द टीचर इज डैश एंड द टेबल्स एंड डेस्क्स आर डैश टू फैसिलिटेट ग्रुप वर्क। यानी एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा शिक्षक को डैश और सामूहिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज व कुर्सी ऐसी होनी चाहिए। भैया टीचर कैसा होगा? एक सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, इसका मतलब बच्चे एक्टिव होंगे। बच्चे एक्टिव होंगे का क्या मतलब हो गया? बच्चे भी एक्टिव होंगे और टीचर भी एक्टिव होगा, दोनों एक्टिव होंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है, टीचर इज डिक्टेटर नहीं, फैसिलिटेटर होता है, डिक्टेटर नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, रिमूव कर दिए। टीचर होगा मोबाइल, या फिर डायनेमिक कह सकते हो, या फिर एक्टिव भी कह सकते हो। मोबाइल का मतलब है, मोबाइल कहां से बना? भाई मोबाइल कहां से बना? पहले लैंडलाइन होते थे, एक जगह रखे थे। मोबाइल का मतलब है जो इधर से उधर जा सके, डायनेमिक है, चेंज किया जा सकता है उसको। तो मोबाइल है, टीचर एक्टिव है। क्लियर है बात? तो टीचर मोबाइल है। एंड द टेबल्स एंड डेस्क, जिन टेबल और डेस्क पे वो बैठा हुआ है बच्चा, वो भी मूवेबल है, उनकी भी दिशा चेंज की जा सकती है। वो फिक्स्ड नहीं है कि अब आगे पीछे जा ही नहीं सकते हैं उन टेबल और डेस्क के साथ। तो गतिशील हैं और जिन्हें मूव किया जा सकता है, बेसिकली चेंजेबल है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, फिक्स्ड नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फटाफट से और जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट सपोर्ट अ बिलीफ इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं रखता। यानी ये कह रहा है सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी जो वाइगॉस्की की अप्रोच है उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे। भाई सबको एक टीचर का समझ में भी नहीं आता है ना, और सबको एक व्यक्ति पसंद भी नहीं होता, ठीक है ना। जो आपका फेवरेट व्यक्ति होगा, हो सकता है किसी के लिए वो दुश्मन हो, पसंद भी ना हो, उसको शक्ल देखना भी पसंद ना हो। तो अगर एक ऐसा सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव है, ये किसी को पसंद ही नहीं है। यानी सामाजिक रचनावादी जो पर्सपेक्टिव है, जो वाइगॉस्की कह रहे हैं कि भैया ऐसे सीख लो, समाज में एक्टिविटी करके सीख लो, कोई दूसरा व्यक्ति है जो इसको मानता नहीं है, सपोर्ट नहीं करता। अब उसका क्या पर्सपेक्टिव होगा, या किस ऑप्शन को देख के आप ये कह पाएंगे कि वाइगॉस्की को सपोर्ट नहीं करता या सामाजिक संरचनावाद को सपोर्ट नहीं करता? पहला ऑप्शन है, चिल्ड्रन शुड रिसीव क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन देयर रिस्पॉन्सेज। बच्चा जहां एक्टिव है इसका मतलब सपोर्ट करता है ना। टीचर्स शुड मेक चिल्ड्रन अवेयर ऑफ द इनकंसिस्टेंसीज इन देयर थिंकिंग थ्रू क्वेश्चनिंग। यानी बच्चों को बताना चाहिए, शिक्षक को प्रश्न पूछने के दौरान, कि उनकी सोच में कहां थोड़ी सी दिक्कत है, प्रॉब्लम कहां हो रही है, गैप्स कहां आ रहे हैं। सही बात है, यहाँ पे भी फीडबैक मिल रहा है बच्चे को। टीचर्स शुड आस्क क्वेश्चंस टू ब्रिंग आउट चिल्ड्रंस मिसकॉन्सेप्शंस एंड प्रॉम्प्ट देम टू थिंक ऑन देयर ओन थिंकिंग। मिसकॉन्सेप्शन क्या हो सकते हैं बच्चों के? कोई एक गलत पता हो उन्हें किसी कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कि मैं बार बार एग्जांपल देती हूं, बच्चे को लगता है कि वाटर इज नॉट कलरलेस, वाटर का जो रंग है, पानी का जो रंग है, वो तो हरा होता है क्योंकि उसने तालाब देख लिया है। तो ये क्या हो गया? मिसकॉन्सेप्शन हो गया बच्चे का। जब आप डिस्कशन करेंगे कि वाटर इज कलरलेस, तब जाके चर्चा में ये बात आएगी, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक्टिव है बच्चा, तीनों ऑप्शन में बच्चे एक्टिव हैं। जहां बच्चे एक्टिव हैं वो कैसे सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चिल्ड्रन शुड टेक ऑन अ पैसिव रोल, बच्चे को पैसिव बना दिया, बस समझ जाओ कहानी खत्म हो गई। ये वाइगॉस्की को या प्याजे को या एक अच्छे चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम को, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करेगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे का एक्टिव होना सबसे जरूरी है आज के शिक्षा प्रणाली में, ठीक है ना। तो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ये एकदम खराब बात है। बच्चे निष्क्रिय नहीं हो सकते, बच्चे क्या होंगे? एक्टिव होंगे, तूफानी होंगे, ठीक है ना। क्लियर है ना बात? चलिए फिर
आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी है क्या। कल करा देना कुछ नहीं होता भाई, आज ही 40 के 40 क्वेश्चन करने हैं, पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। ये सारे टॉपिक्स इस बार के जो भी ऑनलाइन के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं ये टॉपिक वाइज खत्म करके फिर हमें मिक्स्ड क्वेश्चंस, मुश्किल क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीजें अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जो करने हैं। तो आलसी मत बनो, पेपर है सामने, निकालो, पढ़ाई करो, क्या दिक्कत है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स हु आर मोर नॉलेजेबल, यानी बच्चे उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके, बातचीत करके सीखते हैं जो उनसे ज्यादा जानते हैं। बात तो सही है। दिस व्यू ऑफ लर्निंग इज करेक्ट इन द लाइट ऑफ डैश थियोरी गिवन बाय डैश, यानी कि ये जो बात है, जो पर्सपेक्टिव है, ये जो व्यू ऑफ लर्निंग है, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में सही है? सोशियो कल्चरल अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट में सही है। जो थियोरी गिवन बाय किसके द्वारा? लेव वाइगोस्की के द्वारा। सोशियो कल्चरल थियोरी प्याजे ने तो दी नहीं है, तो यहां तक तो सही थी बात, यहां पे गलत हो गई। साइकोडायनामिक थियोरी सिगमंड फ्रॉइड, कोई उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। और एजुकेशन में इसको हम बहुत ज्यादा अप्लाई कर भी नहीं पाते हैं साइकोडायनामिक को। बिहेवियरिस्टिक और बीएफ स्किनर, जी नहीं, वो बात समाज में या मोर नॉलेजेबल अदर की बात नहीं करने वाले। तो हम ये कहेंगे कि लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया की हम बात कर रहे हैं, ये लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है जिसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहेंगे। तो ए ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर है 21। आसान क्वेश्चन है यार, बस पढ़ के समझने की बात है। थोड़ा यूट्यूब पे देख लेते, मैंने कराया हुआ है आपके साथ डिस्कशन, है ना। फटाफट से बताओ, जल्दी बताइए, 1 मिनट के अंदर। चक्कर नहीं आने चाहिए पेपर सॉल्व करते समय, रोना नहीं है, थोड़ा सा कष्ट देना है खुद के दिमाग को। चलिएगा देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है? इन अकॉर्डेंस विद लेव वाइगोस्की, यानी लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग आइडियाज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ टीचर शुड, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए अगर वो वाइगोस्की के सिद्धांतों को मानता है कि बच्चा समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से सीखता है। मिनिमाइज द इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स, भैया बच्चे को तो ज्यादा एक्टिव रखेगा, जब समाज और संस्कृति और लैंग्वेज के द्वारा इन सब में इंटरेक्ट करेगा तभी तो सीखेगा। ये कह रहे हैं इंटरेक्शन ही रोक दो, बच्चे को बात ही मत करने दो एक दूसरे से। रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, रेस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे भाई, हैं कल्चरल टूल्स को बढ़ावा देंगे, ये कह रहे हैं बाधित कर दीजिए। फिर आता है सी ऑप्शन, प्रोवाइड स्कैफोल्ड टू स्टूडेंट्स टू रीच देयर बेस्ट पोटेंशियल, भाई बच्चे को हम मदद देंगे ताकि जो भी उसमें क्षमता है वो अपनी बेस्ट क्षमता तक पहुंच सके। बात एकदम बढ़िया है। देखो अंशु कह रहे हैं ऐसे लोग चाहिए हमको, कह रहे हैं मैडम जी आप कराओ 12 बजे तक हम तैयार हैं। वेरी गुड, यही अप्रोच रहेगी तो मजा आएगा ही, लर्निंग में भी और लाइफ में भी। सांस्कृतिक दृष्टांतों का उपयोग बाधित करना जो है एकदम गड़बड़ बात हो गई, नेगेटिव है ये बात, है ना। क्या है ये? नेगेटिव बात है। प्रोवाइड्स स्कैफोल्ड, यानी विद्यार्थी को उसके अभिष्टतम गुणों को प्राप्त करने के लिए, यानी जो भी उसका हाईएस्ट पोटेंशियल है, जहां तक भी वो पहुंच सकता है, उसके लिए मदद दो, बच्चे को सहयोग दो ताकि वो सीख जाए। बात तो एकदम सही है। प्रैक्टिस रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जहां आ जाए आप कंस्ट्रक्टिविज्म से, आपके पेपर से इसका कोई रोल नहीं है। रिवॉर्ड पनिशमेंट को बहुत बढ़िया हम नहीं मान रहे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चा जहां एक्टिव होकर के सीखे वो बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये भी 2 फरवरी का पेपर है 2023 में। अ क्लासरूम वेयर स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड फॉर पेयर असाइनमेंट्स, यानी पेयर का मतलब समझते हो ना, दो बच्चों के पेयर बने हुए हैं, या फिर ग्रुप वर्क, 4 बच्चों का ग्रुप, 3 बच्चों का ग्रुप है। डिस्कशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब क्या है? एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है? ये क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ आ गया होगा, बच्चे एक्टिव हैं, यानी बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम कर रहे हैं, है ना। डिस्कशन यानी चर्चा हो रही है, चर्चा अकेले तो करता नहीं है इंसान, उसको तो सेल्फ टॉक कहेंगे। डिस्कशन हो रहा है, बच्चे पैसिव नहीं हो सकते, इतना सब कुछ करने के बाद तो बच्चे एक्टिव हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण है, बिल्कुल सहयोग तो हो ही रहे हैं, लोग मिलकर के जुल करके सीख रहे हैं। रोट मेमोराइजिंग फॉर लर्निंग, रट्टा कहाँ लगा रहे हैं भाई, ये तो सीख रहे हैं एक्टिवली। इंस्ट्रक्शन बेस्ड लर्निंग होता है कि टीचर ने कहा ये याद कर लो, फटाफट से बताया और उत्तर याद कर लिया, ये है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा इन 4 ऑप्शंस में से यहीं पर है कि सहयोग करके सीख रहा है। इसको कोऑपरेटिव लिख देता तब भी आंसर सेम ही रहता, सहयोगात्मक ही होता। इसको असिस्टिव लिख देता कि एक दूसरे के सहयोग से सीख रहे हैं, तब भी आंसर यही रहता। तो ये तीनों वर्ड्स आपको ध्यान रखने वाइगोस्की के कॉन्टेक्स्ट में, ग्रुप वर्क, कोलैबोरेटिव वर्क, कोऑपरेटिव वर्क, असिस्टिव लर्निंग, ये सब जो है वाइगोस्की से ही संबंधित हैं। इवन रेसिप्रोकल टीचिंग तक। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? टीचर बच्चे को प्रभावित करता है, बच्चा टीचर को। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये क्वेश्चन हम पहले भी किसी ना किसी एक सेशन में कर चुके हैं।
स्नेहा की बात हो रही है। स्नेहाज हाइट इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, स्नेहा की जो हाइट है बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंड नाउ हर हैंड कैन इजीली रीच द हैंडल ऑफ हर लॉन्ग कबर्ड फ्रॉम विच शी कैन ओपन द कबर्ड वेरी इजीली। स्नेहाज चेंज इन हाइट इज कॉल्ड व्हाट? यानी स्नेहा एक बच्ची है, उसका कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बताइएगा एक बार। तथा उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच पाता है। यानी मान लीजिए मैं स्नेहा हूं, पहले मेरा हाथ यहां तक पहुंचता था, ये मेरी अलमारी का हैंडल है, अब मेरा हाथ हाइट बढ़ गई, यहां तक पहुंच पा रहा है। ठीक है ना। अब कहानी क्या, क्वेश्चन क्या है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को क्या कहेंगे? अब ये जान के मैंने क्वेश्चन यहां वाइगोस्की में भी डाला है, क्योंकि कई लोगों को गलतफहमी हो सकती है, इसको वो स्कैफोल्डिंग से जोड़ देंगे। जबकि अगर क्वेश्चन ने यहां हमसे पूछा होता है स्नेहाज चेंज इन हाइट इज कॉल्ड, अगर पूछा होता ये जो स्नेहा कोई स्टूल लेकर के खड़ी हो रही होती, आई मीन एक कोई चेयर ले रही होती, कोई हेल्प ले रही होती, कोई सीढ़ी का इस्तेमाल कर रही होती, कोई प्लेटफॉर्म का यूज कर रही होती, यानी किसी भी फॉर्म में उसने क्या किया होता, किसी एक मदद का इस्तेमाल किया होता, उस मदद के बारे में पूछा जाता, तो ये स्कैफोल्डिंग हो जाती कि अब इसकी सहायता से स्नेहा अलमारी तक पहुंच पाती है। लेकिन यहां बात हुई है उसकी खुद की हाइट बढ़ी है, हाइट का बढ़ना ग्रोथ में आता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को घुमा करके यदि हल्का सा 2 शब्द चेंज कर दिए जाए तो आंसर स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। तो इस बात के लिए भी हमें क्या रहना है, तैयार रहना है। लर्निंग और अडेप्टेशन का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें पता है वो चेंज कैसे वाला चेंज जिसको हम माप सके, हाइट के बढ़ने को माप सकते हैं ना, ग्रोथ का हिस्सा होता है। समझ पा रहे हो या नहीं? बिल्कुल समझ पा रहे हो। हाँ, कौन है ये व्यक्ति? शिवानी त्रिपाठी कह रही है मैम का मैराथन देख लो, एक बार में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर मैराथन देख करके आओगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरुआत में कौन से सेशन देख लेने हैं, तो समस्या नहीं होगी पेपर सॉल्व करने में। सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी समस्या फिर भी होगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल चुका है ऑनलाइन एग्जाम में। पहले 1 लाइन 2 लाइन में पूछे जाते थे, अब 4 लाइन से कम का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मिनिमम 3 to 4 लाइन्स इन लेव वाइगोस्कीज थियरी। लेकिन पेपर आसान हुआ है, मुश्किल नहीं हुआ है। किसके लिए आसान? जो पढ़ के समझे, जो प्रैक्टिस कर ले। इन लेव वाइगोस्कीज थियरी द टीचर शुड डैश टू एनेबल द चाइल्ड टू लर्न मीनिंगफुली। यानी लेव वाइगोस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? अर्थपूर्ण क्या होगा, मीनिंगफुल क्या होगा? मीनिंगफुल वो होगा जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो। जो चीज हमारे जीवन से जुड़ती है वो हमारे लिए मीनिंगफुल होती है, उसका हमारे लिए अर्थ होता है ना। जो चीज हमारे जीवन से जुड़ी ही नहीं है, हमारे अनुभव में ही नहीं है, हमारे लिए वो मीनिंगलेस हो जाती है, रोट लर्निंग करनी पड़ती है, रट्टे लगाने पड़ते हैं उसके। तो मीनिंगफुल कब होगी? जहां बच्चा एक्टिव होगा। प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग, यानी जब बच्चे को आप हेल्प देंगे। एंश्योर कंडीशनिंग का तो नाम आ जाए तो भाग जाओ, ये बात कंस्ट्रक्टिविज्म की हो ही नहीं रही है। रिवॉर्ड का भी नाम आ जाए, पनिशमेंट का भी नाम आ जाए, ये सब बेकार के कॉन्सेप्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे को एक्टिव रखा जाता है, पनिशमेंट या रिवॉर्ड के नाटक नहीं होते। तो पाड़ प्रदान करना यानी टेम्परेरी हेल्प प्रदान करना, उससे बच्चा सीखेगा एक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या होती है। यानी सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म यानी वाइगोस्की के अनुसार लैंग्वेज का क्या महत्व है। आसान शब्दों में इसको ऐसे देख सकते हैं, नहीं तो सामाजिक रचनावाद जो समाज में सीखने को महत्ता देगा, उसके अनुसार भाषा का क्या महत्व होगा। पहला ऑप्शन है फैसिलिटेट्स लर्निंग बाय प्रोविजनिंग फॉर सोशल इंटरेक्शन, यानी अधिगम को सुसाध्य किया जाएगा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं को बढ़ावा देकर के। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं कौन सी हैं? बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, एक दूसरे से घुल मिल करके सीख रहे हैं, अपने माँ बाप से क्वेश्चन कर रहे हैं, दादी नानी से कहानियां सुन रहे हैं, मतलब बच्चा एक्टिव है समाज में। बात तो पॉजिटिव है, फिर भी बाकी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, क्या पता इससे कोई बेहतर ऑप्शन निकल जाए। इज अ बैरियर इन लर्निंग प्रोसेस बाय इंटरप्टिंग थिंकिंग, यानी सामाजिक रचनावाद में दिक्कत होती है, ये बाधा है अपने आप में सीखने में। भाई बाधा कहां है? ये तो थिंकिंग को बढ़ावा देगा। जब आप 4 लोगों से बात करेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चंस चलेंगे, आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप अपने विचार बताएंगे। इज इनसिग्निफिकेंट इन दी लर्निंग प्रोसेस, यानी महत्वपूर्ण ही नहीं है, निरर्थक है सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म। भाई इसको हम अच्छा मानते हैं, ठीक है। हिंडर्स दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी बैरियर मतलब रुकावट बन रहा है, नेगेटिव नहीं है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविज्म इतना इंपॉर्टेंट हम नहीं मानते यदि ये काम का नहीं होता तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओनली, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि बच्चे की जो लर्निंग है वो फैसिलिटेट होती है, बेहतर होती है, जब वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अन्योन्य क्रिया अंतः क्रिया इंटरेक्ट करता है अपने से आसपास के बच्चों से, बड़ों से, टीचर्स से, टीवी में कुछ देखेगा, तो जो भी चीजें चल रही हैं वो सब उसकी थिंकिंग प्रोसेस को बेहतर करती हैं। उन सब के माध्यम से वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए फटाफट से। लेव वाइगोस्की गिव सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस टू, यानी महत्व दिया है वाइगोस्की ने किस चीज को इन डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग, सोचने और विचारने या सीखने की प्रक्रिया में वाइगोस्की ने किस चीज को महत्व दिया है। 10 जनवरी पेपर 2 का क्वेश्चन है, अभी 2023 ऑनलाइन पेपर का। सारे क्वेश्चन हम ऑनलाइन पेपर वाले कर रहे हैं। जो पिछले साल के ऑनलाइन पेपर थे उसके लिए प्लेलिस्ट अलग से भी बनाई हुई है मैंने, आप वो भी देख सकते हैं। इसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है जी। तो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट बिल्कुल हटा दो। जहां कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद लिखा है, वाइगोस्की लिखा है, पियाजे लिखा है, रिवॉर्ड पनिशमेंट का नहीं काम आने वाला बिल्कुल भी। सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, इसको होमोजीनियस ग्रुपिंग कहते हैं, 2-3 दिन पहले बताया था। सेम एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं करनी होती, मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी होती है, हेट्रोजेनस ग्रुपिंग करनी होती है, जहां अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हों। ऐसा नहीं है 33% वाले बच्चों को एक ग्रुप में रख दिया, 90% वालों को एक ग्रुप में रख दिया, फिर वो अलग अलग या नया नहीं सीख पाएंगे एक दूसरे से। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ये भी बिहेवियरिस्टिक मॉडल है कि इसमें आप चार्ट एंड ऑल प्रयोग करके और पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी में कैसे भरनी है चीजें उसको डालते हैं, तो ये भी एक्टिव नहीं है। हमें पता है सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों में से कोई एक मिल गया तो बेस्ट आंसर मिल जाएगा हमें। तो कल्चरल टूल्स के माध्यम से, सांस्कृतिक उपकरणों के माध्यम से हमारी थिंकिंग, हमारी लर्निंग बेहतर होती है जब हम कुछ भी अपनी संस्कृति में पढ़ते हैं, जानते हैं, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अगेन लैंग्वेज बड़ी है, लेंदी क्वेश्चन है। इन लेव वाइगोस्कीज थियरी द स्ट्रेटेजी ऑफ सिंप्लीफाइंग क्वेश्चंस, गिविंग क्यूज एंड टेलिंग इनिशियल स्टेप्स टू सॉल्व अ क्वेश्चन हेल्प्स देम इन ओवरकमिंग द ऑब्स्टेकल्स ऑफ सॉल्विंग अ गिवन क्वेश्चन इज रेफर्ड टू एज 2 2 जा 4 4 2 जा 8 होते हैं, बट 2 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब 6 लाइन में कहानी समाप्त हो रही है। 1 2 3 4 5 6, जबकि इतना आसान सवाल है, लेकिन इन्होंने कह दिया बेटा रट्टे लगा करके आओगे तो घर पे बैठोगे फेल होकर के, रट्टे नहीं चलेंगे अब। क्यों? क्योंकि पेपर रट्टे वाला बचा नहीं है। 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं है कि डायरेक्ट जवाब दे दोगे। हम तो कह रहे हैं सीधा पूछेंगे नहीं, कान यहां से पकड़ना ही नहीं है, पूरा घुमा करके तोड़ मरोड़ के पकड़ेंगे ताकि जिन्होंने रट्टे लगाए हैं वो साइड हो जाएं, पेपर में पास ही ना हो पाए। तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, यानी अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है तो उसको आसान बनाया जाएगा। जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, ये सिंप्लीफिकेशन ही है क्वेश्चंस का, कि आपको समझ में आ जाए ये इतना बड़ा क्वेश्चन, इसलिए मैं तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन मैं खुद से तो सॉल्व नहीं कर दे रही आपके लिए जब तक आप पोल में जवाब नहीं दे देते, ठीक है ना। तो सरलीकरण कर रही है, उन्हें संकेत देती है, हिंट देने की कोशिश करती है। शुरुआत में बताया था कि क्या किस बारे में क्या हो सकता है, और सवाल को, और या फिर कई बार हिंट क्या हो सकती है, मैंने कह दिया ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, एलिमिनेट कर दिया, तो आपको हेल्प मिल गई थोड़ी, ठीक। और सवाल को हल करने के प्राथमिक चरण बताती है, इनिशियल स्टेप्स। कई बार पहले स्टेप पे बच्चा अटक गया मान लीजिए, ठीक है ना, ये जहां पे अटका वहां समस्या समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। क्या है ये? दिस इज प्योर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग, यानी टेम्परेरी हेल्प का उदाहरण है कि बच्चा करेगा तो स्वयं ही। साइकिल तो आप खुद ही चलाते हैं ना, लेकिन पीछे से कोई थोड़ी देर के लिए पकड़ लेता है कि आप गिर ना जाएं। जब आप खुद से चलाना सीखते हैं, पीछे से हाथ हटा लिया जाता है, जहां गिरते हैं वहां पकड़ लेते हैं। यह है स्कैफोल्डिंग, टेम्परेरी हेल्प। एनालॉजी नहीं, एनालॉजी में आपको समान उदाहरण देने होते हैं। मैचुरेशन का यहाँ कोई योगदान नहीं है, सोशलाइजेशन उत्तर हो नहीं सकता है, क्योंकि बात किसकी चल रही है? बात चल रही है वाइगोस्की की थियरी की। तो पूछा कुछ और है तो जवाब कुछ और क्यों देंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है द आइडिया दैट चिल्ड्रन शुड बी गाइडेड एंड असिस्टेड। अभी बताया था ना, असिस्टिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये तीनों में से कुछ भी लिखा हो समझ जाओ वाइगोस्की की बात हो रही है, ठीक है ना। इन देयर लर्निंग एज पर देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन प्रपोज्ड बाय। आपको पता है समाज, संस्कृति, भाषा, तीनों चीजों को महत्वपूर्ण एक ही व्यक्ति है जो मानते हैं हमारे सिलेबस में, वो है वाइगोस्की, दी वाइगोस्की। हार्वर्ड गार्डनर है, कहां से बात आ गई, यहां तो इंटेलिजेंस की बात ही नहीं हो रही, मॉरल वैल्यूज की बात नहीं हो रही, कोहलबर्ग कहां से आ गए। वाइगोस्की नहीं आएंगे क्योंकि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की जब ये बात कर रहे हैं, असिस्टेड लर्निंग की बात कर रहे हैं, गाइडेड लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति हैं जो यहाँ काम के हैं, जो कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव, असिस्टिव लर्निंग, सहयोग, मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा जानने वाले योग्य की बात करेंगे, वो है लेव वाइगोस्की। ये भी 10 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, अभी 10-11 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हिम्मत मारिए आप। गिविंग हिंट्स, यानी हिंट्स देना, क्यूज देना, मॉडलिंग द थॉट प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना, किसके उदाहरण हैं? यानी आप बच्चे को लीड कर रहे हैं एग्जाम्पल से, हिंट से जहां अटकता है, एक्सप्लेन भी करेंगे चीजें जब जरूरत पड़ेगी, उसको मॉडलिंग की प्रोसेस से जोड़ दिया इन्होंने। यहाँ क्या कहलाएगा? ये कंडीशनिंग कहलाएगा। कंडीशनिंग तो ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि बच्चा एक्टिव है ना। कंडीशनिंग क्या है? बार बार आदत डलवानी है आपको, है ना। घंटी बजी खाना आया, घंटी बजी खाना आया, अब आपको पता है घंटी बजते ही खाना आता है तो मुंह से लार अपने आप आ जाएगी जैसे ही घंटी बजेगी, ये कंडीशनिंग है।
डिलेड इमिटेशन होता है कि आप अभी देख लो, बाद में रिपीट कर देना उस चीज को। तो यहाँ रिपीटेशन थोड़ी, ये तो पियाजे की थियरी में है, सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में डेफर्ड इमिटेशन कहते हैं जिसको, कि बच्चे ने माता जी को मेकअप करते हुए देखा, आप 2 दिन बाद वो भी पूरा उसको पेंटेड मिला, आपको उसका फेस पूरा पुता हुआ मिला। रोट मेमोराइजेशन, रटने की बात तो यहाँ हो ही नहीं सकती, जहां पे हिंट की बात हो रही है, क्यूज की बात हो रही है, थॉट प्रोसेस में परिवर्तन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये स्कैफोल्डिंग का उदाहरण है किसका, डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, मिक्स क्वेश्चन भी हम इन बिटवीन करते रहेंगे। मैं ये चाह रही हूं कि आप एक बार जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनको टॉपिक वाइज भी निपटा लें। आप ही लोगों ने कहा था ना मिक्स्ड के टॉपिक वाइज भी कर लो भैया क्वेश्चंस, 87% लोगों ने पोल दिया था। तो अभी हमने ऑलमोस्ट, मैं भी आपको सिलेबस से दिखा दूंगी, हमने डेवलपमेंट कर लिया है, हमने जेंडर और सोशलाइजेशन का टॉपिक कर लिया है, यानी 3 टॉपिक वो हो गए। उसके अलावा हमने पियाजे को कर लिया है 4 टॉपिक, वाइगॉस्की हम कर रहे हैं 5वां टॉपिक, और आपके मुश्किल से 8-10 टॉपिक और बचेंगे, और कम भी हो सकते हैं, कई टॉपिक्स को एक साथ भी कराया जा सकता है जिनसे एक एक क्वेश्चन आता है। तो ये मानो 8-10 क्लास और हैं टॉपिक वाइज, उसमें इन बिटवीन हम मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करते रहेंगे कि एक दिन ये कर लिया, एक दिन वो कर लिया, या 2 दिन टॉपिक वाइज कर लिया, एक दिन मिक्स्ड कर लिया, एक दिन कोई और सब्जेक्ट कर लिया, डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, लैंग्वेज यानी वाइगॉस्की के अनुसार भाषा क्या है। एक्चुअली हमें क्या है ना, हमें जरा सी भी बोरियत नहीं चाहिए, है ना। जैसे ही चीजें थोड़ी सी हमें लगता है मोनोटोनस हो रही है, हम चाहते हैं यार कुछ तो इसमें लड्डू डालो जिससे मजा आए, है ना। मजा आएगा, उस बोरियत में भी थोड़ा सा मजा लेने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। कोई भी काम जब हम ढंग से करना चाह रहे हैं तो एक लेवल के बाद थोड़ा सा बोरियत भी महसूस हो सकती है, लेकिन उसी टाइम उसको छोड़ना नहीं होता, वहीं से अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी होती है। देखिए, लेव वाइगॉस्की के अनुसार भाषा क्या है, डज नॉट इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हमारे संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। भाई जिस व्यक्ति की थियरी में सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, ये 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो लैंग्वेज तो उसके लिए टूल हुई ना। लैंग्वेज को यंत्र मानते हैं वाइगॉस्की संज्ञानात्मक विकास में। मैं और आप समझ कैसे बेहतर कर रहे हैं, भाषा के माध्यम से ही ना, चाहे वो लिख करके कर रहे हो, बात करके कर रहे हो, पढ़ करके आप अपनी समझ बेहतर कर रहे हो, इंटरनेट से कुछ पढ़ रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो। भाषा तो टूल है, यंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने संज्ञान, अपनी समझ का विकास करते हैं, है ना। तो ये थोड़ी कहते हैं कि इन्फ्लुएंस नहीं करती। इज क्रिटिकल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बेहद महत्वपूर्ण है। बात तो सही लग रही है सुनने में। हिंडर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, भाई जो व्यक्ति ये कहेगा सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हमारे संज्ञान का विकास होगा, वो क्यों कहेगा हिंडर करती है। लैग्स बिहाइंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बात एक बार को पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में सही हो सकती है, क्योंकि यहां पे 2 चीजें हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, आपको थोड़ा याद होगा तो। अगर हम बात करें, वाइगॉस्की हैं जो कहते हैं लर्निंग से डेवलपमेंट होता है। लर्निंग किससे होगी, लैंग्वेज से, सोसाइटी से, कल्चर से, और उससे आपकी उम्र के अनुसार, या आपके उम्र की तो खैर ये बात नहीं करते, बट आपका जो संज्ञानात्मक विकास है, आपकी समझ विकसित किससे होगी, लर्निंग से। तो लर्निंग से डेवलपमेंट आएगा, यानी जब आप सीख रहे हैं समाज में, कल्चर में, लैंग्वेज का प्रयोग करके, तब आप विकसित हो रहे हैं। जितना उस उम्र के अनुसार विकास होना चाहिए वो हो पाएगा, ठीक। वही प्याजे क्या कह रहे हैं, प्याजे कह रहे हैं भैया डेवलपमेंट से लर्निंग होती है, यानी आप सीख ही नहीं पाएंगे कुछ चीजें जब तक आपकी वो एज नहीं हुई। डेवलपमेंट से मतलब इनका हेरिडेटरी एस्पेक्ट से है या स्टेज से है। तो ये वाइगॉस्की हैं जो कहते हैं भाई अधिगम से, यानी अधिगम कहां से होगा, लर्निंग से। मतलब लर्निंग कहां से होगी, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज के माध्यम से जो हम सीखते हैं उससे हमारा विकास होता है, ऐसा वाइगॉस्की कह रहे हैं। जबकि प्याजे उल्टा कह रहे हैं, प्याजे कह रहे हैं पहले डेवलपमेंट होगा, यानी एक बायोलॉजिकल मैचुरेशन की प्रोसेस होगी, आप में वो क्षमता आनी चाहिए, डेवलपमेंट की किस स्टेज में है उसके अकॉर्डिंग लर्निंग होगी। तो डेवलपमेंट से लर्निंग होती है। अगर बच्चा 6 साल का नहीं है तो आप उसको कुछ पर्टिकुलर चीजें नहीं सिखाते, सिलेबस भी हमारा एज के अनुसार डेवलप होता है। ये किसका थॉट हो गया, तो यहां पे जो लिखा हुआ था ना, ये जो लास्ट ऑप्शन था क्या था, लैंग्वेज लैग्स बिहाइंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज के पार्ट को यहां लर्निंग से जोड़ दिया है। तो लर्निंग जो है वो डेवलपमेंट को लीड करती है, ऐसा वाइगॉस्की मानेंगे, जबकि डेवलपमेंट लर्निंग को लीड करता है, ये प्याजे मानेंगे। ठीक, खैर इस पर चर्चा कभी और भी कर सकते हैं। ठीक, तो क्या है, लैंग्वेज क्रिटिकल है, महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है हमारे संज्ञानात्मक विकास में, ये बात हम मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, क्या कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट सपोर्ट अ बिलीफ इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है, यानी समाज में इंटरेक्ट करके सीखने को कौन महत्व नहीं देगा, बताइए एक बार।
यानी वाइगॉस्की के पक्ष में कौन बात नहीं कर रहा, चार ऑप्शंस में से। पहला है चिल्ड्रंस इंटरेक्शंस विद देयर पीयर्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी बच्चा एक्टिव है, इसका मतलब वाइगॉस्की की बात हो रही है। लेकिन हमें नॉट चाहिए, हमें चाहिए नेगेटिव जो सपोर्ट ना करे। चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज थ्रू देयर एक्शंस, यहां पे भी बच्चा एक्टिव हो गया। हमें क्या चाहिए, पैसिव चाहिए अभी। पेडागोजी मस्ट इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज दैट एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, जब प्रयोग करेगा बच्चा तब भी एक्टिव है। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, असेसमेंट शुड बी अंडरटेकन ओनली एट द एंड ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग खत्म होने के बाद अंत में ही आप टेस्ट लीजिए बच्चे का, उसके दौरान या उससे पहले मत लीजिए। तो ये तो बच्चे को हम क्या कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम्स हमें पता ही नहीं लग पाएंगी। तो ये क्या है, नेगेटिव बात है, ये एक नेगेटिव बात है, ये सही नहीं है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी बच्चे का आकलन होते रहना चाहिए, पहले भी होना चाहिए, बाद में भी होना चाहिए। तो क्या हुआ भाई, क्या नाम है आपका, अंशु सिंह, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। तो ज्यादा डांस नहीं करते, आंसर करो फटाफट। तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया, मतलब गलत यही है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है। आधा तो काम आपका आधे से ज्यादा सॉल्व हो गया जब आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, लेव वाइगॉस्की सजेस्टेड दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किस चीज का प्रोडक्ट है, जेनेटिक डिस्पोजिशन का, नियर ऑब्जर्वेशन, ये तो हम एक और क्वेश्चन में मिला था, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जेनेटिक नहीं, ये प्याजे को तो हम कह भी सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन इज द राइट आंसर, समाज, कल्चर और लैंग्वेज। आगे बढ़ेंगे, आसान सा था ये तो। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, और ये रिपीट भी हुआ था क्वेश्चन नंबर 33 देखिए फटाफट से, मुझे लग रहा है ये भी रिपीट हुआ, ये हमारे टाइपिस्ट जी को मैंने बोला था 2 बार चले गए थे। Questions: Who among the following believe that human activities take place in cultural settings and they cannot be understood apart from those settings? नहीं, ये थोड़ा सा वही बात है, क्वेश्चन ही आ चुका है, बस घुमा के पूछ दिया या भाषा बदल दी है। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां, यानी जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमंस करते हैं, हम मनुष्य करते हैं, टेक प्लेस इन कल्चरल सेटिंग्स, किसी ना किसी संस्कृति का ही भाग होती हैं, एंड दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम दो सेटिंग्स। अब भैया होली आई है और लोग रंग उड़ा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, गुजिया बांट रहे हैं, या और 70 चीजें कर रहे हैं, है ना, गांव में और भी चीजें होती हैं, तो ये क्या हुआ, कस्टम्स हो गए। अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इनको कोई व्यक्ति अचानक से देखे जिसका कल्चर इंडियन कल्चर है ही नहीं, वो रहता है अंटार्कटिका में कहीं, मजाक कर रही हूं, है ना, या वो रहता है रशिया में कहीं। अब उसके लिए तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अगर उसको समझ ही नहीं आया तो उसके लिए ये क्या मजाक हो रहा है यार, है। या फिर हम देखें किसी को टमाटर फेंकते हुए, वो मूवी देखी होगी आपने, क्या थी वो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ, वो जो 2-3 दोस्त निकल जाते हैं, ऋतिक रोशन वाली। तो अब वहां टमाटर फेंक के मारे जा रहे हैं, वो स्पेन में कोई तो एक फेस्टिवल है। तो अगर हम उस कल्चर से नहीं जोड़ेंगे तो हमें लगेगा ये क्या मजाक हो रहे हैं, दिमाग चल गया इनका, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज को उनकी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से काट करके, यानी साइड करके नहीं देख सकते, संस्कृति से जोड़ के देखेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। इसलिए कह रहे हैं कैन नॉट बी अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम दोज सेटिंग्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आंसर क्या हुआ, वाइगॉस्की कह रहे हैं भैया संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके ही देखोगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी, मीनिंगफुल नहीं लगेगा। तो जिस संस्कृति, जिस समाज से बच्चा आ रहा है, उसको उस तरह के एग्जांपल्स या जोड़ करके रखना है। ये बात वाइगॉस्की की हुई। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जीन पियाजे गेव इंपॉर्टेंस टू डैश while लेव वाइगॉस्की एम्फेसाइज्ड डैश। ये मैंने पियाजे में भी शायद आपको कराया था क्वेश्चन। तो हमें पता है वाइगॉस्की SCL में से कोई एक पॉइंट होगा, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। सोसाइटी हमें दिख नहीं रही, रिवॉर्ड पनिशमेंट तो दोनों ही नहीं मानेंगे, पनिशमेंट रिवॉर्ड दोनों ही ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब ऊपर के दो में से कोई एक सही उत्तर होगा। अब हमें पता है वाइगॉस्की की बात होगी तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर, इन तीनों में से कुछ तो आएगा। तो हमें यहां पे इन तीनों में से एक चीज नजर आ रही है, लैंग्वेज, लेकिन ये तो ए पे लिखा हुआ है और ए पे तो पियाजे के बारे में पूछा है, तो बी पर लैंग्वेज हमें ए ऑप्शन में ही नजर आ रही है। सिर्फ ये है फंडे सॉल्व करने के जब आप फंसते हैं क्वेश्चंस में। अदरवाइज तो जिसने पढ़ाई की है उसको पता है कि वाइगॉस्की के जो वो 4 फैक्टर्स हैं, MESE, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, जिसको एक्टिविटी भी कह देते हैं, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन। तो क्रियाएं करने पे फोकस पियाजे का, भाषा पे फोकस वाइगॉस्की का। अब क्रिया का मतलब ये नहीं कि वाइगॉस्की अगेंस्ट है कि एक्टिविटी नहीं करनी है, लेकिन आपको दोनों में से किसने किसको प्रायोरिटी दी है उसकी बात है। यहां एक्टिविटी लैंग्वेज, सोसाइटी और कल्चर के थ्रू है, वहां खाली एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसके बाद 5 सवाल और हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है लेव वाइगॉस्की बिलीव्स इन, तो वाइगॉस्की निम्न में से किस कथन को मान्यता देते हैं, एक्सप्लोरिंग व्हाट इज करंटली बियॉन्ड द चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज बट व्हाट दे कैन डू विद
सपोर्ट यानी यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वो समर्थन के साथ कर सकते हैं, वाइगोस्की इस पे ध्यान देंगे। दूसरा ऑप्शन है लिमिटिंग चिल्ड्रन टू देयर करंट कैपेबिलिटीज, यानी बच्चों को जो उनकी वर्तमान क्षमताएं हैं वहीं तक सीमित कर दो, कुछ नया मत सिखाओ। ऐसा वाइगोस्की नहीं कहते, वो तो कह रहे हैं जो ज्यादा जानने वाले अडल्ट्स हैं उनके साथ रखिए। फोकसिंग ओनली ऑन व्हाट द चाइल्ड कैन डू अलोन एंड विदाउट एनी हेल्प, इसी बात पे ध्यान देना कि बच्चा अकेले क्या कर सकता है, हेल्प से क्या कर सकता है उस पर फोकस ही नहीं है। भाई अगर हेल्प से क्या कर सकता है तो फिर हम क्यों ट्यूशन लगाते, क्यों हम कोचिंग्स होती है दुनिया में, क्यों हम अभी इंटरनेट पे पढ़ रहे होते, क्यों हम किताबें खरीदते, फिर तो जितना जानते हैं उसी से काम चल जाता है ना, हेल्प की क्या जरूरत थी। तो ये तो गलत हो गया। एमिंग टू टीच कॉन्सेप्ट्स दैट आर वे बियॉन्ड दी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ZPD जिसको कहते हैं, यानी जिस दायरे में संभावना है कि हमारा विकास वहां तक हो सकता है यदि हमें स्कैफोल्डिंग यानी मदद मिल जाए। और ये कह रहे हैं बहुत दूर, उस दायरे से बहुत दूर ले जाएंगे तो वो दायरा हो जाएगा जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते। आपको ZPD में मदद देनी होती है, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में मदद देनी होती है। यह देखना कि वर्तमान में बच्चों की क्षमताओं से परे क्या है लेकिन जो वे समर्थन के साथ कर सकते हैं। तो वाइगोस्की इस बात में विश्वास रखते हैं ये एक्सप्लोर करने में कि आज के समय में मान लो आप 20 नंबर ला पा रहे हैं 30 में से, लेकिन मुझे पता है कि अगर आप सेशंस लेंगे, अगर आप मैराथन देखेंगे, अगर आप चीजों को समझेंगे तो वो 30 में से 30 भी आ जाएंगे। इसका मतलब वो आपकी क्षमता में है, आपका संभावित विकास वहां तक हो सकता है यदि मैं मदद दे दूं। यही वाइगोस्की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत कंटेंट की क्लासेस हैं नीतीश यूट्यूब पे, वो आप प्रीवियस देखिए। लास्ट में मैराथन करा देंगे, मैराथन सेशंस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि वो एक दिन नहीं होगी, फिर क्लास फिर रेगुलर चलेगी, और रेगुलर चलेगी तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा फिर, क्योंकि बैचेस में भी क्लास होती है। देखिए एक बार, अगर हम बात करते हैं तो मैराथन का इंतजार कीजिए, या प्रीवियस मैराथन या चैप्टर वाइज भी देख सकते हैं, या फिर बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे अभी, हम बात कर रहे थे कि एक दायरा है, ये हमने कल भी बात की थी, जहां बच्चा सेल्फ यानी खुद से किसी काम को कर सकता है। आप 30 में से 15 नंबर 20 नंबर खुद से ला पा रहे हैं, 10 नंबर खुद से ला पा रहे हैं, यानी 5 टॉपिक आपको आते होंगे। अब एक दायरा है कि आप 30 में से 30 भी ला सकते हैं, ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी संभावित विकास का क्षेत्र है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। संभावना है कि आप यहां तक जा सकते हैं, स्वयं से नहीं जा सकते, स्वयं से यहीं तक जा पा रहे हैं, मदद यहां तक अगर मिल जाए तो चले जाएंगे, तो मदद इन बिटवीन अगर कोई कर दे तो यहां तक पहुंच जाएंगे। इसी मदद को तो स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं हम, कि जो टेम्परेरी हेल्प है इसी को तो स्कैफोल्डिंग कह रहे हैं, मचान कह रहे हैं टेम्परेरी हेल्प, कि अगर हेल्प मिल जाए तो आपका जो संभावित विकास है, जहां तक संभावना है आपके विकास की, वहां तक आप पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाहर एक दायरा होगा जहां तक आप हेल्प के बाद भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये क्या है, ये आपके प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से भी दूर है। यहां मदद नहीं देनी होती जहां तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जहां तक आप पहुंच सकते हैं पहले वहां तक तो पहुंचाइए, उसके बाद देखेंगे। तो इसलिए लिखा है कि फार अवे, यानी वहां तक, वहां नहीं फोकस करना जो बहुत दूर है बच्चे की एबिलिटी से, जो जस्ट बियॉन्ड है, जो अभी जहां तक वो पहुंच सकता है उस पर फोकस करना है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, अभी 4 क्वेश्चंस और हैं। लेव वाइगोस्की व्यूड कॉग्निशन, यानी संज्ञान को किस तरह से देखा है उन्होंने। जेनेटिक एंड मैचुरेशनल, ये तो पियाजे के बारे में पूछा होता तब सही होता, ये तो जेनेटिक्स, बायोलॉजी, हेरिडिटी, आनुवांशिकता, जीन्स, इन सब की बात करते ही नहीं है वाइगोस्की। ये करते हैं सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज की बात। आंसर मिल जाएगा आपको। इंडिविजुअलिस्टिक एंड एक्टिविटी बेस्ड, इंडिविजुअलिस्टिक एंड एक्टिविटी बेस्ड कुछ हद तक हम पियाजे को कह सकते हैं, वाइगोस्की को नहीं, क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड तो है लेकिन ग्रुप एक्टिविटी बेस्ड है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। सार्वभौमिक व आचरण, यूनिवर्सल एंड इनवेरिएंट, इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा है कल्चर के अनुसार समझ बदलेगी। इन्होंने कोई स्टेज नहीं दिए कि ये 4 स्टेज हैं दुनिया में सेम रहेंगी, है ना। सोशल एंड लैंग्वेज बेस्ड, समाज और भाषा पे आधारित संज्ञानात्मक विकास की इन्होंने बात की है। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए फटाफट से। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक, वही 2 से 6, 3 से 6 के बीच में जब बच्चा खुद से बोल बोल करके बात करे, है ना, क्या है वो। आज भी हम करते ही हैं, जब पेपर देने जाते होंगे आप लोग तो खुद से, अरे ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला होना चाहिए, क्योंकि हिमांशु ने तो ये बताया था। हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, वो बोलूं क्या जो ज्यादातर चलता है सोशल मीडिया पे या टीचर्स पे, कि हिमांशी मैम ने तो ये बताया था। एक तो खुद को मैम कहना भाई साहब ऐसा लगता है कि मतलब सर में दर्द हो जाए मेरा, कि मतलब कहाँ किसने उपाधि दे दी है। देखो एक बार, तो हेल्प्स द स्टूडेंट्स, ऊपर से हम लोग सेम एज के हैं या मेरे से बहुत बड़े भी हैं कई लोग, अब तो कुछ लोग जूनियर्स भी आने लग गए, नए नए जो लोग डाइट या बीएड कर रहे हैं, अदरवाइज तो अब तक तो स्थिति ये थी कि सब बड़े ही बड़े थे, है ना। तो इतना अजीब लगता है, मन करता है भाई साहब क्या करें, बोर्ड में सर मैं तो ऐसे कर करके मतलब खुद को ही शाबाशी दे दूं, है ना, हिमांशी मैम ने बताया था
देखिए एक बार, हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, यानी कि मतलब आपने आज तक कहीं टाइटल में भी नहीं देखा होगा, जो हमारे चैनल के वीडियोस हैं, कहीं भी हिमांशी मैम नहीं लिखा होता है, हिमांशी सिंह ही लिखा हुआ होगा। मतलब ठीक है यार, फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप रहे, ठीक है, रिस्पेक्ट मन में होती है, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं बनना। हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, यानी कि विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है। मतलब क्या हुआ कि प्राइवेट थिंकिंग जो है, प्राइवेट स्पीच जो है, यानी खुद से बोल बोल के बातें करना, जो मैं अभी कर रही थी ना, वो प्राइवेट स्पीच का ही उदाहरण था। हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, यानी विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करता है, यानी आपकी सोच को एक दिशा देता है। बात सही है या नहीं है? बात तो सही है, क्लियर है नम्रता? फिर आता है बी ऑप्शन, डज नॉट इंपैक्ट स्टूडेंट्स थिंकिंग, यानी बच्चों की थिंकिंग को इंपैक्ट नहीं करता। भाई जो आप खुद से बात करते हैं वो चीज आपको इंपैक्ट करती है, ठीक है ना? 25 मासूम, क्या नाम है आपका? मासूमा, खतरनाक नाम लेके घूम रहे हो यार सारे के सारे हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नम्रता कमल, अच्छा ठीक है। ए ऑप्शन 49%, हिंडर्स दी स्टूडेंट्स थिंकिंग, यानी बच्चों की थिंकिंग में रुकावट बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। हेल्प करेगा, बच्चों के ईगो सेंट्रिज्म को बढ़ावा देगा, नहीं। ईगो सेंट्रिज्म की बात तो वैसे भी प्याजे करते हैं। तो विद्यार्थियों की सोच को विनियमित करेगा, एक कंट्रोल देगा, एक डायरेक्शन देगा, सेल्फ रेगुलेशन में मदद मिलेगी, बच्चा खुद से बात करके सॉल्यूशन तक पहुंचता है, इसको अच्छा माना जाता है वाइगोस्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 38, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइजेस असेसमेंट इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में आकलन को, मूल्यांकन को, जांचने को किस तरह से देखा जाएगा, वो बताना है आपको। फटाफट से बताइए। हाँ, प्रियंका उपाध्याय, क्या हो गया, आंसू क्यों आ रहे हैं भाई? मैम सारी रात आपकी क्लास ही स्टडी करती हूँ, सिर्फ आपकी आवाज से समझ आ जाता है, किसी और से नहीं। प्लीज PYQ पे बुक बनाओ, दिलवा देंगे यार बुक, डोंट वरी, क्यों टेंशन लेते हो? कोई भी बुक उठा लो, किरण की उठा लो, कोई भी प्रीवियस ईयर ले लो, क्या दिक्कत है? बाउंसर बाउंसर लग रहा है, कोई बात नहीं, प्रतिभा भी आएगा समझ, बड़ा क्वेश्चन है ना, तो देख के डर गए होगे। देख लो अपने आसपास के जो चक्कर वक्कर तो नहीं आए। कोई बात नहीं शिवानी, पढ़ते रहो थोड़ा थोड़ा, एटलीस्ट सेशन ही ले लो। अगर बीएड के पेपर हैं तो रात वाला सेशन तो अटेंड कर लो, उसके अलावा वैसे पढ़ते रहो, तो वो चीजें इंटर रिलेटेड ही हैं, हेल्प हो जाएगी। ठीक है राहुल यादव? और BPSC प्रिपरेशन के कोई बैच हो तो बताएं। बताते तो हैं रोज, शुरुआत में बताते हैं, डू समथिंग चल रहा है बैच, एनरोलमेंट्स हैं अभी, देखिएगा करियर विल पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैरेक्टराइजेस असेसमेंट इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, मतलब एक सामाजिक रचनावादी कक्षा जहां पे बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, वाइगोस्की के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, तो वहां पे आकलन किस तरह का होगा, टेस्ट कैसे करेंगे, बच्चे को जांचेंगे कैसे। असेसमेंट शुड जनरेट फियर, भय आ जाएगा भाई, भय नहीं, बच्चे को तो एक्टिव रखना था। वैरायटी ऑफ टूल्स इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो, क्लासरूम इंटरेक्शन, यहाँ पे बच्चा एक्टिव लग रहा है तो चलो ये तरीका सही लगेगा। फिर भी देखते हैं, असेसमेंट इज कैरीड आउट टू एनहेंस द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, यानी रट्टे उगलना है, रिप्रोड्यूस करना है इंफॉर्मेशन को, जो रटा है उसको बाहर निकालना है। असेसमेंट शुड फोकस ओनली ऑन व्हाट द चाइल्ड डज नॉट नो, यानी सिर्फ उस पर फोकस करो जो बच्चों को आता नहीं है, जो आता है उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस मत करो, तो ये तो गड़बड़ हो गया। एक ही उत्तर सही है जहां बच्चा एक्टिव है। मूल्यांकन में विविध तरीके अपनाने चाहिए। पोर्टफोलियो में क्या होगा, बच्चे के बारे में सारी जानकारी होगी, क्या उसके बारे में अच्छी चीजें हैं, किन चीजों में वो अच्छा है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो इंटरेक्शन में कैसा है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां वेरिड वे है, मल्टीपल वेज में आप बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, फटाफट से जवाब दीजिए। ये है एक्चुअल में सेकंड लास्ट ही है तो। विच प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन, यानी ज्ञान के निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, यानी ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाएगा, कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होंगी, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग प्रीवियस नॉलेज, यानी संगठन करना पूर्व ज्ञान का और उसको फिर से पुनः संगठन करना जब जरूरत पड़े कुछ ऐड करके उसमें। बात तो सही है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, यानी अन्वेषण व खोज। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया। तीनों ही ऑप्शंस में बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव होता है वो ऑप्शन नेगेटिव नहीं हो सकता मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर नॉट ना लिखा हो तो। फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों ही सही है, तो बी उत्तर जो है आपका हो गया, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, आपने हिम्मत बना के रखी अपनी, ये सर में दर्द कर देते हैं क्वेश्चन। उसका रीजन है कि इनकी लैंग्वेज इतनी लेंदी है, और जो व्यक्ति टेस्ट के लिए पढ़ रहा है, मतलब ये आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रही हूँ, मेरे नहीं करते हैं, मुझे आदत हो गई है। फाइंडिंग दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इन हिज क्लास हैव डिफिकल्टी इन स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड डू नॉट स्पीक इन हिज क्लास, अ मिडल स्कूल इंग्लिश टीचर encourage the students to express themselves in whatever language they are comfortable. He then builds on students' thinking and helps them to learn other phrases to enhance their skills. Which perspective of is the teacher's pedagogy rooted in?
पूरी रामायण लिख देते ना, एक किताब दे देते आपको एक क्वेश्चन की, एक अलग से बुक बना देंगे, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन कि 2.5 घंटा कम पड़ जाए आपको पेपर देने में, है ना। यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं कर पाते, यानी प्रॉपर स्टैंडर्ड इंग्लिश में बच्चे बात नहीं कर पाते। एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं, खुद को अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं कि भैया जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो उसमें कर लो, इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो तो ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक माध्यमिक स्कूल मतलब 6th to 8th वाली ही क्लासेस होंगी आपकी, 11 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। मतलब क्या हुआ, आप टीचर हेल्प कर रहे हैं, बाकी स्किल्स पे उनकी काम कर रहे हैं धीरे धीरे, और वो धीरे धीरे सीख पाए चीजों को, जिसमें कंफर्टेबल है उसमें बात करें। ये कैसी बात हुई, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हुई, सब मिलकर के सीख रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी हो गया, यानी वाइगॉस्की भी आ गए इसमें। तो ये बिहेवियरल अप्रोच तो बिल्कुल नहीं है, वो तो रट्टा लगवाने पे बात करते हैं। साइकोडायनामिक का कोई रोल एज सच डायरेक्ट एजुकेशन में नहीं मिलता देखने को। साइकोसेक्सुअल भी बात सेम ही है, और फ्राइड की थ्योरी से ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी नहीं जाते। तो आंसर क्या है, एकमात्र सामाजिक रचनावादी। क्यों? क्योंकि सब मिलजुल करके एक्टिवली समाज और संस्कृति मतलब ग्रुप में सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, और बच्चों को फ्रीडम दी जा रही है, बच्चों को एक्टिव रखा जा रहा है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। तो ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन ये 70 तरीके से पूछा जा सकता है, ऑप्शन बदल बदल के। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, और अगर यहां पे सिर्फ वाइगॉस्की होता तब भी सही हो जाता। तो ये आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस कितने आप ठीक कर पाए हैं वो आप कमेंट्स में बताएंगे। थोड़ा सा लेंथी सेशन था, स्पीड हमने आज ज्यादा ही रखी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसको समझ में आ गया शुरू के 10 क्वेश्चन में, उसके बाद तो फिर आपको प्रैक्टिस या इसको टेस्ट की तरह लेना जरूरी बन जाता है। आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ये करियरविल ऐप है, किसी भी ऐप पे आपको जाना नहीं है ना, और मतलब ऐप पे जाना नहीं है मतलब लेट्स लर्न के नाम पे, है ना, ये नहीं, बाकी तो आपकी इच्छा है आप कहीं भी जाएं, बट लेट्स लर्न के नाम पे किसी भी फेक वेबसाइट, फेक ऐप, फेक चैनल कहीं पे नहीं जुड़ना है, 1 रुपया नहीं देना है, नहीं तो फंसेंगे पैसे और कल को वीडियो नहीं चलेगा। हम लोग एक्टिविटी चलती रहती है, मतलब एक्शन लेते रहते हैं, टीम लगी हुई रहती है, बट स्टिल बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा वेरी चालाक ब्रो बन जाते हैं, तो उस समय आप लोगों का नुकसान उसमें हो जाता है। तो करियरविल ऐप डाउनलोड करके आप बिहार 7th फेज हो, चाहे वो D++ भी हो, चाहे वो सीटेट के बैचेस हो, इन 3 तरह के बैचेस में अभी एडमिशंस ओपन है। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बहुत मजा आया आपके साथ डिस्कशन में। आज का सेशन कैंसिल होते होते बचा है। ये पीडीएफ एक साथ मुझे शेयर करनी है, मैं कर दूंगी 3-4 जितनी भी पीडीएफ आपकी पेंडिंग है ना। 1-2 दिन का समय और दीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें, मजे करें, पढ़ें डेली। अगर आप ये सेशन भी शाम को प्रैक्टिस करने आ जा रहे हैं, बीएड वगैरह के पेपर चल रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं उतना, तब भी आपकी समझ पे इतना काम कर दिया जाएगा पेपर आते आते, और मैराथन वगैरह सब कुछ करा के पेपर छूटेगा नहीं आपका। थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे, थोड़ी सी मेहनत मैं करूंगी इधर से, और लाइक शेयर करना अगर भूलेंगे तो 1 नंबर कम हो जाएगा। मजाक कर रही हूँ। 106 आ रहे हैं 150 में से, बिकॉज ऑफ योर वीडियोस, थैंक्स, प्लीज हेल्प टू इम्प्रूव। आनंदी, किस सेक्शन में कम आ रहे हैं नंबर, किस तरह के क्वेश्चंस में आप अटक रहे हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनको अभी करने की जरूरत है, और थोड़ी अभी तो प्रैक्टिस लगेगी। अभी तो दिन ही कितने हुए हैं, आपने शुरुआत में वीडियोस देखी हैं, प्रीवियस वीडियोस, और नया पेपर सॉल्व करना शुरू किया है, तो थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ ऑनलाइन पेपर्स की अभी के लिए, ठीक है ना। आपसे पढ़कर सीडीपी इतनी आसान हो गई कि सीबीएसई वाले सोचेंगे कि पेपर कैसे कठिन बनाए। एग्जैक्टली यही हो रहा है अभी उनके साथ, इसलिए उन्होंने कहानियां लिखनी शुरू कर दी है क्वेश्चंस में, है ना। उन्होंने कह दिया 8 लाइन का क्वेश्चन लिखेंगे। अब जैसे पढ़ के समझना ही नहीं आता तो पढ़ के पढ़ाना थोड़ी ना सिखा देगा कोई, है ना, कि लेट्स लर्न से जाके पढ़ना थोड़ी सीखोगे। हालांकि अगर प्रैक्टिस आपने लंबे समय तक की है तो आपका वो रिदम सेट हो जाता है कि पढ़ने की जो एक अप्रोच है वो आ जाती है हमें, कि समझना कैसे क्वेश्चन को तोड़ करके। 40 आउट ऑफ 40 भी आए किसी के, 37 आउट ऑफ 40, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई कह रहा है मैम यहाँ मेरा सही हो जाता है, पेपर में गलत हो जाता है। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। इसका सिंपल मतलब है 2 चीजें, या तो आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरा प्रैक्टिस की कमी है, तीसरा कुछ नहीं है इसका। तो आपको पढ़ के समझेंगे कब, जब प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, सेशंस भी अटेंड करेंगे, तो दोनों ही प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इनिशियली तो ऐसा होगा ही, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिस के बाद ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। आज तो मजा आ गया। 39 आउट ऑफ 40, बहुत ही बढ़िया। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अब आप अपने घर जाइए, मजे कीजिए, खाना खाइए, मैं भी खाती हूँ, और ध्यान रखिए अपना। कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, बता दीजिएगा अपने विचार। कल मिलेंगे। कल हम टॉपिक कौन सा करेंगे, कोहल बग कर सकते हैं, या फिर हो सकता है थोड़ा मिक्स्ड कर ले। एक टॉपिक में थोड़ी बोरियत तो हो ही जाती है ना। तो हो सकता है कल हम एक मिक्स्ड सेट लगा लें, या फिर हम कोहल बग कर लें, या फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कल का कल देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सोनाली, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।